नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 131, यही परमानंद है। तुम यीयुन के घमंडी शब्दों को सुनकर लड़का क्रोधित होकर बोला, ये जिनलॉन्ग वेई द्वारा दिया गया भोजन है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लड़के के अपनी बात पूरी करने से पहले ही यीयुन हंसने लगी। उनके साथ सुन जिंगरुई भी थे। जिनलॉन्ग वेई के कई योद्धाओं समेत सभी हंस रहे थे। यह एक निर्मम उपहास था। इस बच्चे की ये नादानी सबसे अच्छी है, सन जिंगरुई ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़का स्तब्ध रह गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने जो कहा था वह हास्यास्पद था। यीयुन ने अपनी हंसी रोकते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें खाना चाहिए, ठीक है? मेरी बहन के घर में फेंका हुआ गोबर उठाओ और खा लो, फिर मैं तुम्हें थोड़ा दूंगा। जो बच्चे लड़के के साथ गोबर फेंक रहे थे उनके चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हारा घर तो जलकर राख हो गया। सारा गोबर जल गया, एक बच्चे ने कहा। यीयुन ने बच्चे की ओर अधीरता से देखा। गांव में गंदगी की कोई कमी नहीं है, तुम इसे आसानी से ढूंढ सकते हो। तुम लड़के ने दांत भींच लिए। उसे एहसास हो गया था कि यीयुन आज उसकी जिंदगी आसान नहीं करने वाली। उसने उसे कभी खाना देने का इरादा नहीं किया था और यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से उसका मजाक भी उड़ाया था। वह आक्रोश से भरा हुआ था और यीयुन के प्रति उसकी निगाहें कड़वाहट से भरी हुई थीं। वह जानता था कि वह यीयुन का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने यीयुन और उसके परिवार को शाप दिया। यीयुन ने भौहें चढ़ा लीं और चुप रही, लेकिन लियूटाई आगे बढ़ गई। साले कमीने, क्या घूर रहे हो? मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। लियूटाई ने लड़के के चेहरे पर तब तक घूंसे मारे जब तक उसका चेहरा सूज नहीं गया। फिर लियूटाई ने उसके बाल पकड़े और उसे एक और घूंसा मारा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। लियूटाई निर्दयी था। ये लड़का ताओ यूनिक सियाओ से उम्र में बस थोड़ा ही बड़ा था। लियूटाई को जरा भी दया नहीं थी। गांव में लोग जल्दी शादी कर लेते थे, इसलिए उसके जैसा 15 साल का लड़का 1-2 साल में शादी कर लेगा। लियूटाई ने लड़के पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह दर्द से चीखने लगा और अपने माता पिता के लिए रोने लगा। लड़के के दादा, जो एक कबीले के बुजुर्ग थे, क्रोधित भाव से ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने लियूटाई को रोकने की हिम्मत नहीं की। जो लोग गुंडागर्दी में शामिल होना चाहते थे उन्हें अंततः पीटा जाता था। उस समय वह लड़का एक दबंग था। वह गुंडों के एक गिरोह का मुखिया था और जीत के घमंड में चूर रहता था। जो लोग उसका विरोध करते थे उन्हें घेर कर पीटा जाता था। उन्होंने कई लड़कियों का शोषण किया, यहाँ तक कि गंभीर हद तक भी, लेकिन उन लड़कियों के पास शरण लेने का कोई रास्ता नहीं था। यीयुन ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। इस समय उसे एहसास हुआ कि कुछ गुंडे रखना उतना बुरा भी नहीं है। अधिकांश मामलों के सुलझ जाने पर यीयुन सींग वाले जानवर की पीठ पर कूद गया। उसने लियूटाई से कहा, खाने का ध्यान रखना, मैं 1 घंटे में इसे बांटने के लिए वापस आऊंगा। ये सुनकर लियूटाई बेहद रोमांचित हो गया। यीयुन ने उसे यही पहला आदेश दिया था। कभी कभी लोग इतने घटिया होते हैं कि गुलाम बनने के लिए भी संघर्ष करते हैं। लियूटाई भी ऐसा ही एक व्यक्ति था और उसने तुरंत अपनी छाती पीटकर यह आश्वासन दिया कि वह अपना काम पूरा करेगा। यीयुन ने सन जिंगरुई को विदाई दी और लगभग सींग वाले जानवर पर सवार होकर चली गई। उसका गंतव्य पहाड़ी का पिछला भाग था। वह जियांग शियाओरू को ढूंढने जा रहा था। किसी अज्ञात कारण से यीयुन को पीछे के पहाड़ की ओर जाते समय बेचैनी महसूस हो रही थी। इस बेचैनी के कारण यीयुन ने माथे पर शिकन डाल ली। उसने लगाम कसकर पकड़ी और अपनी गति बढ़ा दी। सींगों के करीब खड़े उस जानवर ने धूल भरी आंधी खड़ी कर दी और लियान कबीले के पीछे वाले पहाड़ की ओर सरपट दौड़ पड़ा। यीयुन को जाते देख लोग भावुक हो गए। जिन्होंने यीयुन का उपहास उड़ाया था और जिन्होंने जियांग शियाओरू को तंग किया था, वे बेहद चिंतित थे और यह उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि यीयुन को ये बातें याद नहीं रहेंगी, लेकिन ये स्पष्ट था कि यीयुन को हर एक बात याद थी। जिनलॉन्ग वेई द्वारा लाया गया भोजन का जत्था न केवल लियान कबीले को बचाने के लिए था, बल्कि यीयुन ने इसका इस्तेमाल कृतज्ञता और प्रतिशोध के अपने कर्ज को चुकाने के लिए भी किया था। लियान कबीले में पीछे पहाड़ों में मौसम गांव की तुलना में अधिक ठंडा था। वहां पानी बहुत अधिक था, इसलिए तेज बहने वाली पूर्वी नदी के अलावा लियान कबीले के पिछले पहाड़ी क्षेत्र के सभी झरने जम गए थे। गिरे हुए पत्तों के बीच भी नीले आकाश को ढके हुए ऊंचे हरे भरे सदाबहार पेड़ अभी भी मौजूद थे। एक छिपे हुए सदाबहार पेड़ पर एक छोटा और साधारण सा वृक्ष घर बना हुआ था। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, फिर भी वृक्ष घर के अंदर बेहद गर्माहट थी। इसका कारण चीलिन की निर्जन अस्थि थी, जो निरंतर गर्म अग्नि तत्व की ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। ट्री हाउस के अंदर खिड़की के पास नंगे पैर एक 15 वर्षीय लड़की बैठी थी। उसके दोनों छोटे हाथ उसकी नुकीली ठुड्डी पर थे और वह बाहर की ओर देख रही थी। ये 16वां दिन था। यीयुन के जाने के बाद से 16 दिन बीत चुके थे। जियांग शियाओरू हर दिन गिन रही थी। उसे नहीं पता था कि यीयुन क्या कर रही है। इन दिनों जियांग शियाओरू के पास करने को कुछ नहीं था। यीयुन ने उसे बाहर न जाने की सलाह दी थी, इसलिए वह ज्यादातर समय ट्री हाउस में ही रहती थी। आखिरकार, चाहे वह किसी भी प्रकार के जानवर हो या लियान कबीले के योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य, अगर जियांग शियाओरू उनसे मिलती तो स्थिति खतरनाक हो जाती। तो इन सभी दिनों में जियांग शियाओरू बस देखती ही रही थी। ट्री हाउस के अंदर उसने खिड़की से आसमान के छोटे से टुकड़े को देखा। उसने 100 साल पुराने प्राचीन पेड़ों को देखा और उन चट्टानों को निहारा जो कभी नहीं बदली। दिन प्रतिदिन जियांग शियाओरू सुबह एक विशाल चट्टान पर पाले की परत जमते हुए देखती। दोपहर होते होते वह पाला भाप में बदल जाता और रात में चांदनी चट्टान से टकराकर बिखर जाती। जियांग शियाओरू के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने वही किया। वह हर दिन अकेले बैठकर बेसब्री से इंतजार करती थी। कभी कभी जियांग शियाओरू को बुरे सपने आते थे, जिससे वह डर के मारे जाग जाती थी। दोपहर का समय था। सर्दियों की एक दुर्लभ गर्म धूप जंगल के बीचों बीच से छनकर जियांग शियाओरू के चेहरे पर पड़ रही थी। सूरज की किरणों के नीचे जियांग शियाओरू के रेशमी बाल हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी।
एक गिलहरी ट्री हाउस में आए और खिड़की के पास रुक गई। उस रोएंदार गिलहरी को देखकर जियांग शियाओरू के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। यह एक छोटा सा साथी था जिस पर वह संयोगवश आ पड़ी थी। अत्यधिक शिकार के कारण लियान कबीले के पीछे के पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम जानवर बचे थे। एक नन्हे साथी के होने से जियांग शियाओरू अपने अकेलेपन पर काबू पा सकी। वह उस नन्हे साथी को अनाज और मक्का खिलाती थी, इसलिए वह अक्सर खाने के लिए उसके पास आता था। जियांग शियाओरू ने कुछ मक्का छिड़का और अपने कमल जैसे 2 हाथों से अपनी पतली टांगों को गले लगाया और उस छोटे बच्चे को खाते हुए देखा। वह छोटा सा जीव बहुत जल्दी खाना खा रहा था। उसके गाल जल्दी भर गए, लेकिन वह बहुत सतर्क था। वह समय समय पर अपना सिर उठाकर अपने आसपास के वातावरण को देखता रहता था। उस प्यारे लड़के को देखकर जियांग शियाओरू को सुकून मिला। यून एर का चयन पूरा हो जाना चाहिए। जियांग शियाओरू ने खिड़की से बाहर देखते हुए आह भरी। पता नहीं उसके नतीजे क्या होंगे। यून एर की ताकत में हाल ही में काफी वृद्धि हुई होगी, लेकिन राज्य के चयन में इतने सारे विशेषज्ञ हैं। ताओ कबीले के आसपास ही दर्जनों कबीले हैं। उनमें से कोई भी लियान कबीले से छोटा नहीं है। और ताओ कबीला भी है जो एक विशालकाय है। जियांग शियाओरू को यून की चिंता थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यून चयन परीक्षा पास कर लेगी और परिणामस्वरूप वह खुद अमीर हो जाएगी। लेकिन वह जानती थी कि लियान चेंग्यू के जिन लॉन वेई बनने की संभावना लगभग 80-90% थी। अगर ये यून जिन लॉन वेई नहीं बनता तो वह जिन लॉन वेई का संरक्षण खो देगा और लियान चेंग्यू द्वारा उसके खिलाफ साजिश रची जा सकती थी। ऐसा होने पर ये यून खतरे में पड़ जाएगी। जब भी जियांग शियाओरू को इस बात का ख्याल आता, वह बहुत चिंतित हो जाती थी। हालांकि जियांग शियाओरू एक विशाल जंगल में पली बड़ी थी, लेकिन वह ईश्वर में विश्वास नहीं करती थी। लेकिन पिछले 10 दिनों से उसके जैसी नास्तिक भी यून के लिए प्रार्थना कर रही थी, किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रही थी कि यून चयन प्रक्रिया में सफल हो जाए। वो दिन बहुत मुश्किल भरे थे। जैसे ही जियांग शियाओरू सोच में डूबने लगी, भुट्टा चबा रहा वह नन्हा शरारती जीव अपने पसंदीदा भोजन पर से अपने पंजे हटा लिए। वह खड़ा हो गया और चौकन्ने होकर अपने आसपास देखने लगा। उसने भुट्टा चबाना बंद कर दिया, लेकिन उसके गाल अभी भी भरे हुए थे। हालांकि उसकी छोटी काली आंखें पूरी तरह से सतर्क थीं। जियांग शियाओरू अचानक सोचने लगी, आखिर हुआ क्या। उसने ध्यान से सुना और पृष्ठभूमि में एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, मानो कोई विशालकाय जानवर पहाड़ों से होकर दौड़ रहा हो। गिलहरी डर गई और पिंक की आवाज करते हुए जियांग शियाओरू की पीठ के पीछे छिप गई। इन कुछ दिनों में गिलहरी को जियांग शियाओरू पर भरोसा होने लगा था। जियांग शियाओरू खड़ी हो गई। आवाज तेज होती जा रही थी, मानो कोई दैत्य आसपास ही हो। क्या ऐसा हो सकता है। जियांग शियाओरू खिड़की की ओर दौड़ी और बाहर देखा। उसने देखा कि जंगल में कई पेड़ जोर से हिल रहे थे। ये स्पष्ट था कि कोई बड़ा जानवर आसपास ही था। जियांग शियाओरू ने अपनी सांस रोक ली। लगभग 10 सेकंड बाद आखिरकार उसने अपने सामने जंगल की परतों को पार करते हुए 2 मंजिला ऊंचे एक विशालकाय जीव को देखा। उसे एक तेजस्वी युवक उस विशालकाय जानवर के चौड़े कंधों पर बैठा दिखाई दिया। घने जंगल में वह युवक किसी तारे की तरह चमक रहा था और बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके ताजगी भरे लेकिन असाधारण चेहरे के भावों ने जियांग शियाओरू को एक परिचित सा एहसास दिलाया। यून यून र जियांग शियाओरू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा युवक ही यून था। बहन शियाओरू। इतने दिनों के बाद जियांग शियाओरू को दोबारा देखकर ये यून भावुक हो गया। उसे देखकर ये यून बहुत खुश हुआ। उसे सच में डर था कि कहीं जियांग शियाओरू का एक्सीडेंट न हो गया हो। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होगा जब आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे, लेकिन वह व्यक्ति जिसके साथ आप इसे साझा करना चाहते थे अब आपके साथ नहीं होगा। वह एक अत्यंत ही तीव्र अकेलापन था। इस दुनिया में ये यून का एकमात्र रिश्तेदार जियांग शियाओरू ही था। केवल जियांग शियाओरू ही ये यून की सफलता और खुशी में भागीदार हो सकता था। ये यून की यह इच्छा थी कि जियांग शियाओरू उसे एक राज्य योद्धा बनते देखने के बाद एक उच्च कुलीन या यहाँ तक कि एक संत बनते हुए देख सके। किसी अज्ञात कारण से जब यून उस विशालकाय घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी के पिछले हिस्से से गुजर रहा था तो उसे अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसे चिंता थी कि जियांग शियाओरू किसी मुसीबत में पड़ गई होगी। उसे देखते ही उसकी यह चिंता दूर हुई, लेकिन ये यून को अभी भी अनिश्चितता महसूस हो रही थी। वह आसानी से ट्री हाउस पर चढ़ गया, जिससे ट्री हाउस आगे पीछे हिलने लगा। बिना कुछ कहे उसने जियांग शियाओरू को कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो जिस क्षण वह उसे छोड़ेगा जियांग शियाओरू गायब हो जाएगी। बहन शियाओरू, मैं वापस आ गया हूँ। ये यून का गला रुंध गया। उसे नहीं पता था कि उसे पहले से ऐसा क्यों लग रहा था। चाहे वह भावना कहीं से भी आए हो, ये यून ने कसम खाई कि वह जियांग शियाओरू की जीवन भर रक्षा करेगा। ये यून के आलिंगन में जियांग शियाओरू की आंखों में आंसू आ गए थे। यून अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। ये यून को गले लगाते हुए जियांग शियाओरू का दिल संतुष्टि से भर गया। अध्याय 132। ये यून भोजन वितरित करती है। जियांग शियाओरू और ये यून अलग होने से पहले काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाए रहे। यून तुम्हारा चयन कैसा रहा। जियांग शियाओरू को ये यून के चयन परिणामों की चिंता थी। क्या वह असफल हो जाएगा, जिसके कारण लियान चेंग्यू भविष्य में उसके लिए परेशानी खड़ी करेगा। आखिरकार जियांग शियाओरू के अनुमान के अनुसार ये यून ने मार्शल आर्ट का अभ्यास केवल थोड़े समय के लिए ही किया था और उसके लिए चयन प्रक्रिया पास करना मुश्किल होगा। लेकिन जिस क्षण जियांग शियाओरू ने यह सवाल पूछा उसी क्षण उसे अचानक कुछ सूझा। उसके हाथ ये यून के कंधों पर थे और उसने ये यून के कपड़ों का जायजा लिया। उड़ती हुई मछली का चोला। जियांग शियाओरू वास्तव में ऐसे कपड़ों के बारे में जानती थी। ताया दिव्य साम्राज्य में कुलीनों के वस्त्र बहुत विशिष्ट होते थे। उड़ने वाली मछलियों की कड़ाई से सजे इस वस्त्र को उड़ने वाली मछलियों का वस्त्र कहा जाता था। उड़ने वाली मछलियां अविकसित ड्रैगन थीं। कठिन परिस्थितियों में वे ड्रैगन का रूप धारण कर सकती थीं। उड़ने वाली मछली के पैटर्न के ऊपर अजगर का पैटर्न था, जिसे अजगर वस्त्र के रूप में जाना जाता है। क्यून्यू ड्रैगन का पहला बच्चा का पैटर्न था, जिसे क्यून्यू वस्त्र के रूप में जाना जाता है, और दिव्य सारस का पैटर्न था, जिसे सारस वस्त्र के रूप में जाना जाता है। शाही परिवार तक पहुंचने पर वहां क्यूइलिन, उड़ने वाले ड्रैगन, 5 पंजों वाले ड्रैगन के पैटर्न आदि मौजूद थे। अलग अलग कपड़ों का मतलब अलग अलग पदवी होता था। यून तुम ऐसे कपड़े यूं ही नहीं पहन सकती। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा।
ये कपड़े तो सिर्फ कुलीन लोग ही पहन सकते हैं, जल्दी उतार दो, जियांग शियाओरू ने यीयुन के कॉलर को छूते हुए कहा। उसे अनजाने में लगा था कि यीयुन ने दूसरों के कपड़े पहने हैं। जियांग शियाओरू के अवचेतन में कुलीन और आम लोगों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। आम लोगों के लिए कुलीन बनना बेहद मुश्किल था। जियांग शियाओरू को विश्वास नहीं हो रहा था कि यीयुन एक कुलीन व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन बहुत जल्द ही जियांग शियाओरू को इसका एहसास हो गया। उसका हाथ हवा में ही जम गया और उसने अविश्वास भरी निगाहों से यीयुन को ऊपर से नीचे तक देखा। जियांग शियाओरू को एहसास हुआ कि यीयुन ने न केवल उड़ने वाली मछली का चोला पहना हुआ था, बल्कि उसके पास एक यानिची कृपाण भी थी। इतना ही नहीं, वह उससे मिलने के लिए लगभग सींग वाले जानवर की सवारी करके आया था। सींगों वाला वह विशालकाय जानवर जिनलॉन्ग वेई का वाहन था। उसे चुराना नामुमकिन था, और अगर कोई उसे चुरा भी लेता तो भी वह उसे संभाल नहीं पाता। ये चीजें किसी और की नहीं हो सकती। इस प्रकार जियांग शियाओरू एक अविश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंच गई थी। युन तुम्हें कुलीन बना दिया गया है। जियांग शियाओरू दंग रह गई। युन राज्य के चुनाव में भाग लेने मात्र से ही कुलीन बन गई। ये कैसे संभव हुआ? क्या ये हो सकता है कि यूनेर का प्रदर्शन असाधारण था, जिसके कारण उसे 12 वर्ष की आयु में ही कुलीन बना दिया गया? बहन शियाओरू, मैंने राज्य की चयन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मॉडल ब्लड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं अब जिनलॉन्ग वेई का एक विशिष्ट सदस्य हूँ। जिनलॉन्ग वेई के 1000 परिवारों ने मुझे राज्य का नायक बना दिया है। भविष्य में मध्य मैदानों में मेरा अपना क्षेत्र होगा और मैं बहन शियाओरू को वहां ले जाऊंगा ताकि वह एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। यीयुन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। कई बार आनंद का स्रोत सरल होता था। जब आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाती थी और आप उसे किसी के साथ साझा करते थे तो वही आनंद होता था। यीयुन के महत्वाकांक्षी भविष्य के लक्ष्यों के लिए किंगडम नाइट बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन अब यीयुन अपने इस पद से दिल से बहुत खुश था, क्योंकि ये जियांग शियाओरू के लिए बहुत मायने रखता था। किंगडम नाइट का मतलब गौरव था। जियांग शियाओरू ने यीयुन को अचंभित निगाहों से देखा, मानो वह अभी भी सपने में हो। मॉडल ब्लड प्रथम स्थान, जिनलॉन्ग वेई एलीट, किंगडम नाइट। युन ने न केवल चयन प्रक्रिया उत्तीर्ण की, बल्कि उसने असाधारण परिणाम प्राप्त करते हुए ताया दिव्य साम्राज्य का किंगडम नाइट भी बन गया। जियांग शियाओरू जानती थी कि यीयुन के साथ कोई संयोगवश घटना घटी थी, और बूढ़े सूप से मदद मिलने के बाद इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यीयुन को कुलीन बनाया जा सकता है। जियांग शियाओरू को यह खबर स्वीकार करने में काफी समय लगा, क्योंकि यह बहुत ही आश्चर्यजनक थी। बहन शियाओरू, तुम्हें तो उड़ने वाली मछली के वस्त्रों के बारे में भी पता है। जियांग शियाओरू के ज्ञान ने यीयुन को आश्चर्यचकित कर दिया। यीयुन को लगा था कि जियांग शियाओरू ने जब अपना परिवार छोड़ा था तब वह सिर्फ 7 साल की थी। 7 साल के बच्चे के लिए इतनी सारी किताबें पढ़ना और इतना कुछ जानना एक औसत बच्चे की क्षमता से कहीं अधिक था। यीयुन को जियांग शियाओरू की पृष्ठभूमि के बारे में जानने की उत्सुकता थी। बहन शियाओरू, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करो। यीयुन काफी समय से इस बारे में सोच रही थी। मनुष्यों का जीवनकाल बहुत छोटा होता है। यीयुन नहीं चाहता था कि जियांग शियाओरू की कम उम्र में मृत्यु हो जाए, इसलिए वह चाहता था कि जियांग शियाओरू मार्शल आर्ट का अभ्यास भी करे। अतीत में यीयुन के पास खाने के लिए भोजन तक नहीं था और वह जियांग शियाओरू को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने देने में भी असमर्थ थी। लेकिन अब वह एक किंगडम नाइट था। उसके पास बहुत अधिक संसाधन थे, इसलिए जियांग शियाओरू को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने देना असंभव नहीं था। यीयुन के पास पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन की शक्ति थी। पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, लेकिन ये शक्ति उसके शरीर के भीतर ही थी। उसके लिए पर्पल क्रिस्टल द्वारा अवशोषित ऊर्जा को जियांग शियाओरू को स्थानांतरित करना कठिन था। जियांग शियाओरू को साधना करने के लिए अन्य संसाधनों का उपयोग करना पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि शियाओरू बहन की प्रतिभा का स्तर क्या होगा। यीयुन जानता था कि जियांग शियाओरू की पृष्ठभूमि असाधारण थी, इसलिए शायद उसकी प्रतिभा उससे भी बेहतर हो सकती है। भविष्य में यदि जियांग शियाओरू में अपनी रक्षा करने की क्षमता होगी तो यीयुन निश्चिंत महसूस करेगी। मैं तुम्हारी इच्छा का पालन करूंगी। जियांग शियाओरू ने सिर हिलाकर धीरे से जवाब दिया। पहले जियांग शियाओरू यीयुन के लिए फैसले लेती थी। अब जब यीयुन धीरे धीरे बड़ी हो गई थी तो जियांग शियाओरू को यीयुन द्वारा उसके लिए फैसले लेने की आदत पड़ने लगी थी। लेकिन ध्यान रखना कि इससे तुम्हारी साधना पर कोई असर न पड़े। जियांग शियाओरू ने आगे कहा। वह जानती थी कि साधना के लिए बहुत संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर वह साधना करेगी तो उसे यीयुन के कुछ संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। यीयुन हंस पड़ी। चलो बहन शियाओरू, मैं तुम्हें वापस गांव ले जा रही हूँ। यीयुन लगभग 1 घंटे के लिए बाहर गया था। लियांग कबीले के सभी लोग यीयुन के लौटने तक गांव के प्रवेश द्वार पर इंतजार करते रहे। जियांग शियाओरू सींग वाले जानवर पर बैठी थी और तभी उसे एहसास हुआ कि यहाँ लियांग कबीले के लगभग 5000 लोग मौजूद हैं। एक पल के लिए जियांग शियाओरू स्तब्ध रह गई। समारोहों के दौरान भी ऐसा दृश्य देखना दुर्लभ था। कबीले के सभी 5000 लोग, जिनमें उच्च और शक्तिशाली कबीले के बुजुर्ग भी शामिल थे, जटिल भावों से जियांग शियाओरू को देख रहे थे। गांव की लड़कियां जियांग शियाओरू से ईर्ष्या करती थीं। काश उनके परिवार में भी ऐसा छोटा भाई होता। भविष्य में जियांग शियाओरू यीयुन के साथ जा सकती थी और उसे कपड़ों या खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। वे उच्च वर्ग में प्रवेश कर जाते। ऐसे जीवन के बारे में सोचने की भी उनकी हिम्मत नहीं थी। जिन दुष्ट लोगों ने पहले जियांग शियाओरू को तंग किया था, वे सब बुरी तरह डर गए थे। जियांग शियाओरू के सामने वे बिल्ली के सामने चूहे जैसे थे। गोबर फेंकने वाले बच्चे भीड़ में सिमट गए थे। वे जियांग शियाओरू की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनकी मालकिन जमीन पर खून की उल्टी कर रही थी। वे क्या कर सकते थे? उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। अरे, मालकिन वापस आ गई हैं। मालकिन के लिए तो बहुत मुश्किल होगी। लियू टाई चौकन्ना था। उसने तुरंत जियांग शियाओरू को मालकिन कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। इससे जियांग शियाओरू को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि वह उसे संबोधित कर रहा है। बहन शियाओरू। झो शियाओ के दौड़कर जियांग शियाओरू की बाहों में जा गिरी। जियांग शियाओरू और झो शियाओ के का रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा था। वे 2 महीने से अलग थे और इसे लगभग जीवन मरण का अलगाव कहा जा सकता है।
जब घर जला था तब जियांग शियाओरू घर छोड़कर चली गई थी और जो शियाओके को लगा था कि जियांग शियाओरू कभी वापस नहीं आएगी। किसी लड़की का विशाल निर्जन जंगल में निकल जाना आत्महत्या करने के बराबर था। जियांग शियाओरू को वहां स्वस्थ खड़ा देखकर जो शियाओके की आंखों में आंसू आ गए। अब वे सब वापस आ गए थे। भाई यीयुन, बहन शियाओरू सब सुरक्षित थे। भविष्य में सब कुछ बेहतर ही होगा। जियांग शियाओरू की आंखें नम हो गईं। उसने जो शियाओके के सिर को छुआ और खुशी महसूस की। जिन चीजों की उसे परवाह थी वे खोई नहीं थीं। कुछ भी न खोना कितना सुखद एहसास था। दोनों लड़कियां काफी देर तक गले मिलती रहीं, फिर अलग हुईं। जियांग शियाओरू ने भीड़ की ओर देखा और यीयुन से पूछा, युन, ये सब क्या चल रहा है? खाना बांट रहे हैं। यीयुन मुस्कुराए। जिनलॉन्ग वेई लोग भोजन लाए थे, इसलिए उन्हें बांटना स्वाभाविक था। सींगों वाले उस जानवर के साथ लाया गया भोजन सीमित मात्रा में था। देखने में तो वह बहुत अधिक लग रहा था, लेकिन लियान जनजाति के पूरे कबीले के लिए पर्याप्त नहीं था। 1000 परिवारों में हजारों लोग थे। इतने सारे लोगों को भोजन कराना कोई छोटी बात नहीं थी। यीयुन अपने साथ जो खाना लाया था वह वास्तव में पर्याप्त नहीं था। इसलिए यीयुन के पास वितरण का एक स्पष्ट तरीका था। वितरित की जाने वाली राशि उनके चरित्र पर आधारित थी। अच्छे लोगों को अधिक दिया जाता था, बुरे लोग किनारे खड़े रह सकते थे। यीयुन को अनाज और मांस के ढेर के साथ चौक के बीचों बीच खड़े देखकर कबीले के बुजुर्गों की आंखें फड़कने लगीं। जीवन उतार चढ़ावों से भरा था। उस समय जब कबीले ने राशन बांटा तो यीयुन का अनाज की एक छोटी थैली को लेकर योद्धा प्रशिक्षण शिविर के लोगों से झगड़ा हो गया। उसे लगभग पीठ ही दिया गया था। लियान चेंग्यू बाहर आया और उसने चुपके से यीयुन को चोट पहुंचाई। अगर बैंगनी क्रिस्टल न होता तो वह मर चुका होता, लेकिन आज जो लोग यीयुन की जान लेना चाहते थे वे अब अपंग हो चुके थे और ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। और अब भोजन वितरण की शक्ति यीयुन के हाथ में थी। यह उसके मनमर्जी से तय होता था। ये आदिवासी बुजुर्ग बेहद निराश थे। वे जानते थे कि शासक वर्ग होने के नाते उन्हें निश्चित रूप से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला था। वांग चाची, जोऊ चाचा, शियाओके। यीयुन ने वांग चाची और जोऊ शियाओके को इशारा करते हुए कहा, यह खाना आप लोगों के लिए है। यीयुन ने अनाज के 5 भारी बोरे, सब्जियों के 3 बोरे और कुछ साफ किया हुआ पशु मांस उठाया और उसे चाची वांग को सौंप दिया। खाने का इतना बड़ा ढेर देखकर कई लोग ईर्ष्या करने लगे। इससे आंटी वांग के परिवार को दलिया खाने की जरूरत नहीं रही। वे सुगंधित सफेद चावल, पका हुआ मांस और तली हुई सब्जियां खा सकते थे। मानो स्वर्ग ही मिल गया हो। आंटी वांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जो शियाओके का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने यीयुन के हाथ थाम लिए। वह बेहद रोमांचित थी। अंकल सन, ये आपके लिए है। यीयुन ने अपनी यादों के आधार पर दयालु परिवारों को खाना बांटा। खाना पाकर वे लोग खुश हो गए, लेकिन सुरंग खोदकर इस दुनिया में आने के कारण यीयुन को 12 साल की उम्र से पहले की कोई याद नहीं थी। यीयुन लियान कबीले के अधिकांश लोगों को नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसलिए उसे जो शियाओके और जियांग शियाओरू से पूछना पड़ा। जिन्हें उन्होंने अच्छा बताया उन्हें भोजन दिया गया, जिन्हें उन्होंने बुरा बताया उन्हें यथासंभव दूर जाने के लिए कहा गया। इस व्यक्ति के बारे में क्या? यीयुन ने भोजन लेने के लिए तैयार खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। ये सवाल सुनते ही वह व्यक्ति तनावग्रस्त हो गया। भाई यीयुन, वह एक अच्छे आदमी है, जो शियाओके ने कहा। ओह, यीयुन ने सिर हिलाया और बिना उंगली हिलाए ही लियू टाई ने खाना परोस दिया। इस व्यक्ति के बारे में क्या ख्याल है? यीयुन ने फिर पूछा। वह व्यक्ति दुबला पतला था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जो शियाओके की ओर चापलूसी भरी नजर से देखा, लेकिन जो शियाओके ने इसे अनसुना कर दिया और घृणा भरे चेहरे से कहा, भाई यीयुन, उस आदमी का नाम जो चांग है। वह बहुत बुरा आदमी है। वह अक्सर दूसरों को परेशान करता है और उसने तो बड़ी बहन झाओ को भी परेशान किया था। जो शियाओके ने बेबाकी से जवाब दिया। जो चांग का चेहरा पीला पड़ गया और उसका मुंह खुला रह गया। उसमें खंडन करने की हिम्मत नहीं हुई। समय कितनी तेजी से बदलता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस छोटी लड़की के वश में आ जाएगा। अरे यार, तुम वहां क्यों खड़े हो? मुझे तुम पर हमला करने पर मजबूर मत करो। दफा हो जाओ। लियू टाई ने अपनी आस्तीन ऊपर खींचते हुए डांट लगाए। युवा स्वामी ही, मैं बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी नहीं। जो चांग ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया, मानो खुद को दयनीय दिखाने की कोशिश कर रहा हो। धिक्कार है, जैसे कि यंग मास्टर ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे तुम बात कर सको। दफा हो जाओ। अच्छे लोगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और तुम चाहते हो कि यह तुम्हारे जैसे बुरे लोगों को दिया जाए। सपने देखते रहो। लियू टाई ने जो चांग को लात मारी। वह घृणा से भरा हुआ था। वह पूरी तरह से भूल गया था कि एक समय उसे भी अच्छा इंसान नहीं माना जाता था। लियू टाई ने जो चांग को बेरहमी से लात मारी, लेकिन यीयुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लोग गुंडागर्दी करते थे और जबरन वसूली करके अपना जीवन यापन करते थे, उनके घरों में खाने पीने का सामान अधिक मात्रा में जमा था। ताज़ी सब्जियों और जंगली सब्जियों से वे भूखे नहीं मरेंगे। गांव वाले चिंता से कतार में खड़े हो गए। उन्हें डर था कि कहीं उन्होंने यीयुन के बगल में खड़ी दोनों लड़कियों को नाराज तो नहीं कर दिया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उनका बुरा हाल हो जाता। अब उन दोनों लड़कियों के पास लोगों के भाग्य को नियंत्रित करने की शक्ति थी। जब वे सिर हिलाती तो उन पर आनंद की चमक छा जाती। जब वे सिर निकालती तो वे समझ जाती कि उन्हें वहां से चले जाना है और अपना काम करने के लिए अपने नौकर लियू टाई को बचाकर रखना है। यीयुन के समर्थन से वे दोनों लड़कियां अब गांव की राजकुमारियां बन चुकी थीं। हर कोई उन्हें भय और सम्मान की दृष्टि से देखता था। गांव के गुंडे और योद्धा प्रशिक्षण शिविर के योद्धा भी अब आज्ञाकारी चूहियों की तरह थे। यीयुन के सामने तो अजगर भी कुंडली मारकर बैठ जाते थे और बाघ भी दुबक जाते थे। वैसे भी वे न तो अजगर थीं और न ही बाघ, बल्कि उछलकूद करने वाले बंदरों जैसी थीं। राशन बांटने के बाद कुछ लोग दुख में थे, कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे। उस शाम कई घरों से धुआं निकल रहा था। ढलते सूरज की रोशनी में धुएं की वजह से नीला आसमान धुंधला दिखाई दे रहा था। चावल और भुने हुए मांस की लंबे समय से प्रतीक्षित सुगंध को परिवारों ने बड़ी भूख से खाया। खेतों में हंसी और खुशी का माहौल था। इससे एक खुशहाल किसान परिवार की तस्वीर उभरकर सामने आई। ये सबसे आदिम आनंद था और यही वह चीज थी जो लोगों को खुश और संतुष्ट करती थी। अध्याय 133, जैसा बोओगे वैसा काटोगे।
जैसे जैसे सूरज पश्चिम में ढलता गया, लियान कबीले के लोगों ने पेट भरकर भोजन किया। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने इतना बड़ा भोजन किया था। इतने लंबे समय तक भूखे रहने के बाद पेट भरना उनके लिए अपार खुशी का कारण था। खाना खाने के बाद अब उसे पचाने का समय था। व्यायाम करना पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन तरीका था। लियान कबीले के लोग कौन से व्यायाम करते थे? उनके लिए एक ही चीज़ इंतजार कर रही थी, पुराने हिसाब किताब निपटाना। ये यून की वापसी ने सबको यह एहसास दिला दिया कि लियान चेंगयू ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया था। लियान चेंगयू ने जनता का खून पिया था और उनका मांस खाया था। उसने जो कुछ भी किया वह सब उसकी अपनी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा था। लियान चेंगयू की वजह से ही लोग इतनी बुरी तरह भूख से मर रहे थे। हास्यास्पद बात यह थी कि वे मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी सारी उम्मीदें लियान चेंगयू पर टिका रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहे थे। जिन लोगों को कष्ट सहना पड़ा वह तो तय था, उन पर हमेशा से लियान चेंगयू का अत्याचार होता रहा था, इसलिए वे उससे नफरत करते थे। अब ये यून पर भरोसा करके वे भरपेट भोजन करने में कामयाब हो गए थे। लियान चेंगयू न केवल उनका शत्रु था बल्कि उनके रक्षक ये यून का भी शत्रु था। चाहे अपने लिए हो या ये यून के लिए, वे लियान चेंगयू को नहीं बख्शेंगे। लियान चेंगयू के अपंग हो जाने के बावजूद भी उनकी प्रतिशोध की प्यास नहीं बुझी। अगर वे स्वयं अपने हाथों से बदला नहीं लेते और दुश्मन को मरने देते तो भला कौन ऐसा चाहेगा। यहाँ तक कि लियान चेंगयू के चापलूस भी उससे नफरत करते थे। अगर लियान चेंगयू न होता तो क्या वे ये यून को अपना दुश्मन बनाते? अगर उन्होंने उससे दुश्मनी न की होती तो क्या उन्हें आज खाना नहीं मिलता? उस विशाल निर्जन क्षेत्र के लोगों की सोचने का तरीका बहुत ही खास था। यदि ये यून उन्हें भोजन नहीं देता तो भी वे ये यून से इसलिए घृणा नहीं करते थे क्योंकि वह बलवान था। विशाल निर्जन क्षेत्र के लोग अवचेतन रूप से मानते थे कि बलवान ही निर्बलों का भाग्य निर्धारित करता है, इसलिए वे घृणा करने का साहस नहीं करते थे और घृणा करने का कोई अर्थ भी नहीं था। लेकिन वे भूख से बेहाल थे और उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी की जरूरत थी। ये गुस्सा निकालने का जरिया कोई कमजोर ही हो सकता था। अब कमजोर कौन था? जाहिर है ये लियान चेंगयू था। इस अपाहिज पूर्व गुरु ने उनकी हड्डियों के बदले उनका खाना ले लिया था, लेकिन फिर भी बुरी तरह नाकाम रहा। उसने अपने सारे वादे पूरे नहीं किए थे जिसकी वजह से वे भूखे मर रहे थे। इसलिए चाहे आम लोग हों या लियान चेंगयू के पुराने गुर्गे, सभी ने लियान चेंगयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लियान चेंगयू जनता का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। अतः उस शाम क्रोधित ग्रामीणों का एक समूह लियान चेंगयू से बदला लेने के लिए कुलपति के परिसर में घुस गया। उन्होंने अपना क्रोध निकालने के लिए सीधा और सरल तरीका अपनाया। उन्होंने लियान चेंगयू के घर पर गोबर फेंक दिया। उन्हें लगता था कि लियान चेंगयू लियान कबीले के लिए दुर्भाग्य लेकर आया है। अगर लियान चेंगयू न होता तो क्या वे भूख से मर जाते? इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए गोबर का इस्तेमाल करना जरूरी था। लेकिन गांव में अब कोई मवेशी नहीं बचा था, इसलिए गोबर की मात्रा सीमित थी। अगर फेंकने के लिए पर्याप्त सामग्री न हो तो क्या होगा? चतुर ग्रामीण जिन लॉन्गवेई के शिविर में गए और सींग वाले जानवरों का गोबर खोदकर निकाल लाए। लगभग सींग वाले इन जानवरों को खाने पीने की जरूरत नहीं होती थी, फिर भी वे एक ही बार में पूरा पेड़ खा जाते थे। इसलिए उनका मल इतना विशाल होता था कि उसे संभालना मुश्किल था। एक गाड़ी भी उसे संभाल नहीं पाती थी। लगभग 7 ग्रामीणों ने बड़े उत्साह से सींग वाले जानवर का गोबर इकट्ठा किया। उनका मानना था कि यह बहुत अच्छा होगा। लोगों का मानना था कि सींग वाले जानवर के गोबर का असर गाय के गोबर से बेहतर होता है। आखिर सींग वाला जानवर गाय से 100 गुना से भी ज्यादा भव्य होता है। परिणामस्वरूप सींग वाले जानवरों का मल कुलपति के परिसर में बरसने लगा। जनजातीय बुजुर्गों का एक समूह भय के मारे भाग गया और लियान कबीले के मूल मुखिया बीमार पड़ गए थे। लियान चेंगयू अपंग हो गए थे, इसलिए मुखिया की सारी उम्मीदें टूट गईं और इसीलिए वे बीमार पड़ गए। कुछ लोग जीवनयापन के लिए आध्यात्मिक स्तंभों पर निर्भर रहते हैं। जब आध्यात्मिक स्तंभ ढह जाता है तो वे जीने की इच्छा खो देते हैं। किसी ने भी क्रोधित भीड़ को नहीं रोका। देखते ही देखते लियान कबीले के मुखिया का परिसर गोबर से ढक गया। इस बारे में, इतने बड़े आयोजन में हम लियू टाई को कैसे भूल सकते थे? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने खुद को यून के वफादार सहयोगी के रूप में समर्पित कर दिया था। लियू टाई यून के प्रति अपनी वफादारी दिखाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता था। दरअसल लियू टाई इस घेराबंदी के सूत्रधारों में से एक था। भीड़ में सबसे ऊंची छलांग उसी ने लगाई थी। सींग वाले जानवर के गोबर को फेंकने में वह सबसे मेहनती था। उसने एक फावड़ा उठाया और गोबर के बड़े बड़े टुकड़े कुलपति के परिसर में फेंक दिए। और उसने ये काम घिनौने ढंग से किया। उसने खिड़कियों को निशाना बनाया ताकि पूरा घर मल से भर जाए। घर में पड़ा हुआ लियान चेंगयू बड़ी मुश्किल से जीवित था और जल्द ही वह मल से लथपथ हो गया। इसी समय लियान चेंगयू से रक्त संबंध रखने वाले एक आदिवासी बुजुर्ग ने साहस जुटाकर चुपचाप कुलपति के परिसर में प्रवेश किया। मलमूत्र के ढेर के बीच से उन्होंने लियान चेंगयू को बाहर निकाला। सींग वाले जानवर का सारा गोबर फेंकने के बाद भी लियू टाई संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, दोस्तों चलो इसमें आग लगा देते हैं। उस विशाल निर्जन वन के लोग अंधे थे। किसी के नेतृत्व में वे सभी अनुक्रिया करने लगे। इसके बाद एक मशालें जलाकर कुलपति के परिसर में फेंकी गईं। देखते ही देखते परिसर एक विशाल भयंकर आग की लपटों में बदल गया। आग की लपटें आसमान में गर्जना करती हुई उठीं। यह आग यून के घर में लगी आग से 10 गुना अधिक तीव्र थी। ये यून पहाड़ों में खड़ी होकर दूर से आग को देख रही थी। कुछ ही महीनों में ठीक यही दृश्य फिर से दोहराया गया। उस समय लियान चेंगयू भोजन वितरित करता था, आज यून भोजन वितरित करता है। उस समय दुष्ट लोग भरपेट भोजन करते थे और भले लोगों को सताया जाता था। आज भले लोगों को भोजन मिलता है और दुष्ट लोग भूखे मरते हैं। उस समय जियांग शियाओरू को घेर लिया गया था और गोबर और आग से उसका घर जलकर राख हो गया था। अब कुलपति के परिसर को घेर लिया गया था और सींग वाले जानवरों के गोबर और आग से कुलपति का परिसर जलकर राख हो गया था। ये सब कर्म का चक्र था। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये यून ने अचानक आह भरी। इस दुनिया में अच्छे लोगों को हमेशा इनाम नहीं मिलता और बुरे लोगों को हमेशा सजा नहीं मिलती। दुनिया निष्पक्ष नहीं थी। वह अपनी क्षमता की सीमाओं के भीतर ही दुनिया को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बना सकता था। ये यून कोई संत नहीं थे, नहीं उन्होंने विश्व शांति के लिए प्रयास किया। इस तरह की सोच व्यवहारिक नहीं थी। हालांकि ये यून की इच्छा थी कि जिस भूमि पर वह दावा करेगा वहां उसे ऐसा अन्याय देखने को न मिले।
नेक लोगों को आनंद प्राप्त होना चाहिए और दुष्टों को दंड। यही उनकी सरल लेकिन सुंदर इच्छा थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। जब ये पूर्वी नदी के झरनों के पास पहुंची तो आसमान में अंधेरा छा गया था। 100 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर पानी में गड़गड़ाहट हुई, जिससे कान के पर्दे कांपने लगे। आधे महीने बाद ये इस परिचित स्थान पर लौट आई थी। ये ने पहले यहाँ विशाल जल में ड्रैगन नृत्य का अभ्यास किया था और लिन शिंटोंग से भी मिली थी। ये ने एकाग्रता से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अभ्यास शुरू किया। उसने अपनी उड़ने वाली मछली वाली पोशाक उतार दी और सूखे सूती कपड़े पहन लिए। उसकी हर हरकत मनमोहक थी, लेकिन उसमें विस्फोटक शक्ति भी समाहित थी। कुछ मूव्स पूरे करने के बाद ये उनको कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमाया। तारों से भरे आकाश के नीचे सफेद कपड़ों में एक लड़की परी की तरह एक चट्टान पर खड़ी थी। अध्याय 134, आपको पर्पल ब्लड तक पहुंचने में मदद करना। मिस लिन। ये मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि लिन शिंटोंग आएगी। उस समय ये ने इसी झरने पर लिन शिंटोंग के साथ द्वंद्व युद्ध किया था। बिना कुछ कहे लिन शिंटोंग ने हरकत की और उसकी कोमल तलवार से निकली ठंडी तलवार की किरण चांदी के सांप की तरह ही की ओर बढ़ी। लिन शिंटोंग की तलवारबाजी में एक अवर्णनीय आकर्षण था। यह एक सुंदर नृत्य की तरह थी। ये ने एकाग्रता से अपने पैरों को हिलाया और अपने कंधों को घुमाते हुए उसका शरीर कई परछाइयों में बदल गया। सूक्ष्मता ही सूक्ष्मता। ये बाल बाल लिन शिंटोंग की तलवार से बच गया। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा था कि उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया है, लेकिन ये उनकी हर चाल सोच समझकर की गई थी। सब कुछ सटीक और बिल्कुल सही था। तुम सूक्ष्म बारीकियों में और भी कुशल होते जा रहे हो। लिन शिंटोंग ने अपनी तलवार म्यान में रखी और ये की प्रशंसा की। लेकिन उसने अचानक कहा, अभी आप सूक्ष्म कुशलता की छोटी सफलता के चरण में हैं। अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का इस्तेमाल करके आप उनके हमलों से बच सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म कुशलता की बड़ी सफलता के चरण से अभी भी काफी दूर हैं। सूक्ष्मता की बड़ी सफलता का चरण क्या है? ये ने विनम्रतापूर्वक उससे पूछा। लिन शिंटोंग चट्टान से नीचे उतरी और अपने माथे के बालों को धीरे से पोंछते हुए बोली, तुम्हें सूक्ष्मता की उच्च सफलता की अवस्था स्वयं ही सीखनी होगी। यदि कोई तुम्हें सिखाएगा तो वह तुम्हारी अपनी नहीं रहेगी और शायद इससे तुम्हारी समझ भी सीमित हो जाएगी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। ओह, ये ने सिर हिलाया। वह लिन शिंटोंग के साथ जाने ही वाला था कि उसने देखा कि वह अपना हाथ आगे बढ़ा रही है। जैड के समान सफेद रंग का वह कोमल हाथ ये के सामने फैला हुआ था। मुझे अपना हाथ दो, लिन शिंटोंग ने बहुत ही सहजता से कहा। क्या? ये कुछ देर तक अवाक रह गया। उसने उसके सुंदर हाथों को देखा और हिचकिचाया। हाथ पकड़ना, ये ठीक नहीं है। ये को थोड़ी उम्मीद तो थी, लेकिन साथ ही थोड़ा अपराधबोध भी था, क्योंकि लिन शिंटोंग बहुत ही पवित्र दिखती थी। वह नहीं चाहता था कि उसे ईशनिंदा का खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन पीछे मुड़कर सोचने पर याद आता है कि वे पहले भी हाथ मिला चुके थे। दोबारा हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये ने गहरी सांस ली और धीरे से उस खूबसूरत हाथ को थाम लिया। उसकी पतली उंगलियां छूने में सफेद और कोमल थीं। ऐसा लग रहा था मानो उनमें हड्डियां ही न हो। उसे थामने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी जलधारा को थामे हुए हो। उसकी त्वचा कितनी ठंडी है। जब भी ये उनका लिन शिंटोंग की त्वचा से संपर्क होता, उसे यही एहसास होता था मानो लिन शिंटोंग पानी की बनी हो। उसका स्पर्श ऐसा था मानो बारिश से ताज़ी हवा का झोंका आ रहा हो। चलो चलें। इतना कहते ही उसका शरीर हवा में तैरने लगा। रात की हवा में उसकी स्कर्ट लहराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो चांद महल की ओर उड़ रही हो। और लिन शिंटोंग के पीछे ही था जिसने एक खिंचाव महसूस किया। इसके बाद उसका शरीर हल्का हो गया और वह अचानक उड़ गया। हवा के झोंके उसके कानों को छूते हुए बह रहे थे और ये बादलों के बीच तैर रहा था। उसके पैर तेजी से झरने से दूर जा रहे थे और ऊपर तारे उसके करीब आते जा रहे थे। ये दंग रह गया। उड़ना, केवल मांस और हड्डियों का उपयोग करके आकाश में उड़ना। ये ने नीचे देखा और अंधेरे में उसे चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दिए। जिन विशाल पहाड़ों और नदियों के कारण लोग हताश हो जाते थे, वे अब तुच्छ लग रहे थे। वे उसके पैरों के नीचे से अविश्वसनीय गति से गुजर रहे थे। यह एहसास बेहद अद्भुत था। अनंत अंधकार में टिमटिमाते तारों के नीचे चांदी जैसा चांद आकाश में चमक रहा था। सफेद वस्त्र पहने लिन शिंटोंग ने सूती वस्त्र पहने ये उनका हाथ थामे रखा था। वे धीरे धीरे चांद पर सवार होकर दूर किसी स्थान की ओर बढ़ रहे थे, अपने पीछे स्वप्निल परछाइयां छोड़ते हुए। लिन शिंटोंग के साथ उड़ान भरना ये उनके लिए बेहद चौंकाने वाला अनुभव था। ये पहली बार था जब वह मात्र शरीर और हड्डियों के सहारे आकाश में उड़ रहा था। सभी मनुष्य बिना किसी सहायता के उड़ने का सपना देखते थे, और मार्शल आर्ट का अभ्यास करके इसे हासिल किया जा सकता था। ये और लिन शिंटोंग ने लगभग 2 घंटे तक उड़ान भरी। लगभग 500 मील की यात्रा करने के बाद लिन शिंटोंग ये उनके साथ नीचे उतरने लगी। वे एक शांत और ठंडी घाटी में उतरे। वहां लगातार ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, जिससे रोंगटे खड़े हो रहे थे। लिन शिंटोंग ने ये का हाथ छोड़ दिया और कहा, हम यहाँ हैं। हाथों की कोमलता खो जाने पर ये को उसकी याद सताने लगी, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान सामने फैली विशाल घाटी की ओर आकर्षित हो गया। ये की पलकें फड़क उठीं। उसे घाटी के भीतर से हल्की हल्की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो भीतर कोई भयानक शक्ति छिपी हुई हो। इतना ही नहीं, स्वर्ग पृथ्वी युवांची बहुत घनी थी, जिससे उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ अशुभ सा लग रहा था। लिन शिंटोंग ने कहा, यह निर्जन मानव घाटी है। यह बादल वन्य क्षेत्र के भीतर स्थित एक विशाल घाटी है। ये घाटी 10,000 मील तक फैली हुई है और उत्तर में स्थित एक निर्जन खुले मैदान से जुड़ी हुई है। लिन शिंटोंग द्वारा वर्णित सुनसान खुला मैदान क्लाउड वाइल्डनेस की उत्तरी सीमा थी। हालांकि सीमा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये क्लाउड वाइल्डनेस का अंत नहीं है। सुनसान खुला मैदान क्लाउड वाइल्डनेस से कहीं अधिक विशाल था। इसमें हर प्रकार के शक्तिशाली आदिम निर्जन जीव निवास करते थे। ये प्रायः दिव्य साम्राज्य के नियंत्रण से परे था। आमतौर पर इस सुनसान खुले मैदान में एक भी प्राणी नहीं होता था, क्योंकि मानव स्वामी भी इसमें प्रवेश करने का साहस नहीं करते थे। लिन शिंटोंग ने कहा, वीरान मानव घाटी के किनारे खूंखार जानवरों से भरे हुए हैं। क्या आप यहाँ की स्वर्ग पृथ्वी युवांची ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं? ये स्वर्ग पृथ्वी युवांची ऊर्जा मनुष्यों को कष्ट दे सकती है।
इस स्वर्ग पृथ्वी युआनची ऊर्जा को वीरान की शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। वीरान और खूंखार जानवर इसी शक्ति को सबसे अधिक पसंद करते हैं। वीरान मानव घाटी, जहां खूंखार जानवर सुप्त अवस्था में रहते हैं। ये यून की भौहें तन गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन शिंटोंग उसे ऐसी जगह पर लाएगी। क्लाउड वाइल्डनेस में वीरान भूमि और अद्भुत भूभाग थे। वीरान भूमि वीरान शक्तियों से भरी हुई थी और यहीं पर वीरान जानवर इकट्ठा होते थे। और जादुई दुनियाएं आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थी, इसलिए मनुष्य ऐसी ही जगहों को पसंद करते थे। अद्भुत और निर्जन भूमि आपस में मिश्रित रूप से व्यवस्थित थी और इन सब ने मिलकर विशाल क्लाउड वाइल्डनेस का निर्माण किया। ये पहली बार था जब यून निर्जन प्राणियों के क्षेत्र में कदम रख रहा था। अतीत में जब वह लगभग सींग वाले जानवर पर सवार होकर लियान और ताओ कबीले के बीच यात्रा करता था, तो जिन लॉन्ग वेई ने निर्जन भूमि से परहेज किया था और ऐसे तटस्थ रास्ते चुने थे जो न तो निर्जन थे और न ही रहस्यमयी। स्वर्ग पृथ्वी युआनची, उजाड़ की शक्ति। ये यून ने मन ही मन ये बात कही। उसके हृदय में स्थित बैंगनी क्रिस्टल से उसका आध्यात्मिक संबंध था। एक पल में ही बैंगनी क्रिस्टल स्पंदित हुआ और एक छोटा सा भंवर बन गया। उजाड़ की शक्ति जो यून के शरीर में प्रवेश कर गई, वह उसमें समाहित हो गई और धीरे धीरे शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। जब यह ऊर्जा यून के शरीर में प्रवेश कर गई, तब तक बेचैनी गायब हो चुकी थी। इस प्रकार यून को लगा कि उजाड़ भूमि और अद्भुत भूमि में कोई अंतर नहीं है। बैंगनी क्रिस्टल सचमुच एक अनमोल खजाना है। यून के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। उसने बैंगनी क्रिस्टल के बारे में एक और बात जानी थी। बैंगनी क्रिस्टल में ऊर्जा को नियंत्रित करने की सर्वोच्च क्षमता थी। यह ऊर्जा का एक दिव्योपकरण था। ऐसा लगता था मानो ऊर्जा का कोई भी रूप बैंगनी क्रिस्टल की पकड़ से बच नहीं सकता था। अरे तुम! जब यून के शरीर के भीतर मौजूद वीरान शक्ति बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित हो गई, तो लिन शिंटोंग ने कुछ महसूस किया और आश्चर्य से यून की ओर देखा। क्या? यून ने अपना सिर छुआ। वह चौंक गया क्योंकि लिन शिंटोंग की इंद्रियां बहुत तीव्र थीं। जब उसने वीरान शक्ति को अवशोषित किया था, तो संभवतः कुछ ऐसे परिवर्तन हुए थे जिन्हें लिन शिंटोंग ने महसूस कर लिया था। लिन शिंटोंग को यून के शरीर में कुछ भी असामान्य नहीं लगा और उसे लगा कि यह एक गलती थी। उसने जिज्ञासा से सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, मैं जल्द ही अपने परिवार के पास लौट जाऊंगी। ओह! यून थोड़ा हैरान रह गया। लिन शिंटोंग से अलग होने की बात सुनकर वह अचानक असहज हो गया। एक खूबसूरत साथी का साथ होना उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। इसके अलावा लिन शिंटोंग की ताकत में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने स्वामी का इंतजार कर रहे हो? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। लिन शिंटोंग ने सिर हिलाया। मेरे परिवार में कुछ ऐसा काम है जिसके लिए मुझे वापस लौटना होगा। इसके अलावा मेरे गुरु ने जिस स्तर की रहस्यमयी विद्या का अनुभव किया है, वह उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक है। उन्होंने मुझे बताया है कि वे रहस्यमयी विद्या का अन्वेषण करने में 1 साल या उससे भी अधिक समय बिताएंगे। लिन शिंटोंग की बातें सुनकर यून दंग रह गई। किसी रहस्यमयी क्षेत्र की खोज में 1 साल से भी अधिक समय लग जाता है। लिन शिंटोंग ने यून की हैरानी देखकर कहा, 1 साल तक खोजबीन करना कोई लंबा समय नहीं माना जाता। कुछ रहस्यमयी लोग तो एक स्वतंत्र दुनिया हैं। वे इतने विशाल हो सकते हैं कि बादल वन से भी बड़े हों। ऐसे लोग को पार करने में बहुत समय लगेगा। और तो और, रहस्यमयी लोक एक गुप्त मंत्र से सुरक्षित है। ये मंत्र किसी ऋषि या महान सम्राट द्वारा स्थापित किए गए हो सकते हैं। समय बीतने के साथ मंत्र कमजोर हो गया होगा, लेकिन मंत्र को भेदने में अभी भी काफी समय लगेगा। चूंकि मेरे गुरु और मार्क्विस वेन्यून लंबे समय तक रहस्यमय क्षेत्र में रहेंगे, इसलिए जिन लॉन्ग वेई के सामूहिक रूप से क्लाउड वाइल्डनेस छोड़ने की संभावना है। ऐसा होने पर आप ताया दिव्य साम्राज्य की भूमि में प्रवेश करेंगे। लिन शिंटोंग की बातें सुनकर यून ने राहत की सांस ली। ताया दिव्य साम्राज्य, हृदय स्थल, वह अंततः क्लाउड वाइल्डनेस को छोड़कर विशाल दुनिया की ओर बढ़ रहा था। सुश्री लिन, मैं ताया दिव्य साम्राज्य जा रहा हूं और आप अपने परिवार के पास लौट रही हैं। क्या हम कभी फिर मिलेंगे? हम करेंगे। लिन शिंटोंग मुस्कुराए। मैं जल्द ही जा रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और सुझाव दूंगी ताकि आप और बेहतर होकर पर्पल ब्लड क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। बैंगनी रक्त। यून की आंखें चमक उठीं। मार्शल आर्ट में पहला कदम माने जाने वाला बैंगनी रक्त क्षेत्र विशाल जंगल में कई योद्धाओं का सपना था। बैंगनी रक्त योद्धा होने के नाते व्यक्ति में अकेले खड़े होने की क्षमता होती है और वह एक छोटे कबीले का छोटा राजा भी बन सकता है। पर्पल ब्लड क्षेत्र ने कई लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। 10,000 में से केवल एक ही ऐसा कर सकता था। यून के लिए मध्य मैदानों में प्रवेश करने और अपना घर बसाने के लिए अधिक शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। यून लंबे समय से पर्पल ब्लड क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा रखता था। हरे रंग का अमृत पीने के बाद भी यून के शरीर में जड़ी बूटियों का सार पूरी तरह से पच नहीं पाया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह बैंगनी रक्त स्तर से बस आधा कदम दूर है। आज मैं तुम्हें इस वीरान मानव घाटी में इसलिए लाई हूं ताकि तुम खूंखार जानवरों से लड़ सको। इससे तुम्हें असली लड़ाई का अनुभव मिलेगा। लिन शिंटोंग ने गहरी घाटियों की ओर देखते हुए कहा। लिन शिंटोंग की बातें सुनकर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। खूंखार जानवरों से लड़ना, ये कैसा नजारा होगा? ये सोचकर यून के शरीर में अचानक जोश भर गया। अध्याय 135, भयंकर जानवरों से युद्ध। उस विशाल जंगल में मनुष्य और जानवर एक दूसरे के विरोधी थे। हालांकि आज तक यून ने कभी भी किसी असली खूंखार जानवर से लड़ाई नहीं की थी। क्लाउड वाइल्डनेस में भयंकर और निर्जन जानवरों की कोई कमी नहीं थी। किसी भी जानवर से लड़ने से पहले क्लाउड वाइल्डनेस छोड़ने का उसे पछतावा होगा। जिन भयंकर जानवरों को तुम मारोगे, उन्हें मैं परिष्कृत करके भयंकर जानवरों के अवशेषों में बदल दूंगा। इन भयंकर जानवरों के अवशेषों को हरे अमृत के हर्बल सार के साथ खाने से तुम्हें बैंगनी रक्त के क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। लिन शिंटोंग ने यून की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पहले भी उसे हरे रंग का अमृत दिया था, इसलिए उनकी इस दयालुता को देखकर यून को बुरा लगा। श्रीमती लिन, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? लिन शिंटोंग थोड़ा हिचकिचाए और बोली, चूंकि आप जानना चाहते हैं तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे जन्म के समय मेरे परिवार ने यह निर्धारित किया था कि मुझमें यिन मेरिडियन है। मेरी साधना में अंततः एक रुकावट आएगी। यिन मेरिडियन के कारण मैं इस रुकावट को कभी पार नहीं कर पाऊंगी। ओह! यून चौंक गया। उसने यिन मेरिडियन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। यिन मेरिडियन को समाप्त मेरिडियन भी कहा जाता है। इन्हें आपस में जोड़ना लगभग असंभव है।
लेकिन अजीब बात है कि जब मैं आपके शरीर को छूता हूँ तो कभी कभी मुझे अपने मेरिडियन सक्रिय होते हुए महसूस होते हैं। मुझे आपके शरीर पर अपने समाप्त मेरिडियन के लिए आशा की एक किरण दिखाई दी है। भले ही यह छोटी सी हो, लेकिन कुछ न होने से बेहतर है। शायद जब आप आगे बढ़ेंगे और मजबूत होंगे तो यह आशा और बड़ी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। जब लिन शिंटोंग ने ये शब्द कहे तो उसका चेहरा उदास हो गया। उसने अपना सिर उठाया, तारों से भरे असीम आकाश की ओर देखा और एक हल्की सी आह भरी। ये यून हैरान रह गई। क्या लिन शिंटोंग वास्तव में अधूरी नसों से ग्रस्त थी? हालांकि ये यून को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह समाप्त शब्द से इसका मतलब समझ गया। उसने हाथ मिलाने की घटना को पिछली रात लिन शिंटोंग से जोड़ा। लिन शिंटोंग ने अपने एक रहस्य का जिक्र किया था, इसलिए संभवतः यही कारण था। ये यून के लिए इसकी कल्पना करना अविश्वसनीय था। उसके अनुसार लिन शिंटोंग की ताकत अपार थी और वह बेहद प्रतिभाशाली थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन दरअसल वह जन्म से ही अविकसित नाड़ियों के साथ पैदा हुई थी। क्या अविकसित नाड़ियों के बावजूद भी उसमें यह अद्भुत प्रतिभा हो सकती थी? अगर ये नाड़ियां अविकसित न होती तो उसकी शक्ति किस हद तक पहुंच सकती थी? ये यून को गहरा सदमा लगा। दुनिया वाकई विशाल थी और विशेषज्ञों से भरी हुई थी। उन्हें इस बात का भलीभांति एहसास था कि उन्होंने चाहे जो भी परिणाम प्राप्त किए हों, वे अभी शुरुआत में ही थे। उनके सामने का रास्ता अभी लंबा था। अपना हाथ दो। लिन शिंटोंग ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया। एक बार फिर वही सफेद मलाई जैसा हाथ। चांदनी में उसमें जैद की चमक थी, जिसने ये यून को चकाचौंध कर दिया। वीरान मानव घाटी में खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि कुछ पौधे भी नरभक्षी राक्षस हैं। तुम अभी चीजों को देख नहीं सकते, सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकते हो। अंधेरी वीरान मानव घाटी में रहना बेहद खतरनाक होगा। मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें हर खतरे से बचा लूंगी। अगर तुम मुझसे अलग हो गए और कोई गलत कदम उठाया तो तुम जाल में फंसकर उन दरिंदों के पेट में जा सकते हो और पल भर में खा लिए जाओगे। लिन शिंटोंग की बातें निराधार नहीं थीं। वीरान मानव घाटी खतरों से भरी हुई थी। वहां के राक्षस न केवल मनुष्यों को मारने में माहिर थे, बल्कि वे भेस बदलने और छुपकर हमला करने में भी उस्ताद थे। ये यून ने अपने सूखे होंठ सिकुड़े और लिन शिंटोंग का हाथ थाम लिया। दोनों धीरे धीरे हाथ में हाथ डालकर बीहड़ निर्जन मानव घाटी में चले गए। लिन शिंटोंग के साथ निर्जन मानव घाटी में जाने की इच्छा से ये यून में उत्सुकता का संचार हो रहा था। इस समय चांद धुंधला था और हवाएं तेज चल रही थीं। वीरान मानव घाटी में बहुत कम रोशनी पहुंच रही थी। ये यून धीरे धीरे लिन शिंटोंग के पीछे चल रहा था। ये यून लिन शिंटोंग को देख नहीं पा रहा था, वह केवल उसके हाथ को लिन शिंटोंग के हाथों में महसूस कर सकता था। सन्नाटे में उसे लिन शिंटोंग के शरीर की हल्की सी खुशबू आ रही थी। निर्जन मानव घाटी इतनी शांत थी कि वे एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते थे। इस रहस्यमय अनुभूति ने उन्हें ऐसा महसूस कराया मानो इस दुनिया में केवल वे दोनों ही बचे हों। हालांकि यह सुरक्षित था, लेकिन लिन शिंटोंग के साथ हाथ में हाथ डालकर चलने से माहौल थोड़ा अनिश्चित हो गया था। लिन शिंटोंग आगे आगे चल रही थी और अपनी इंद्रियों का उपयोग करके क्षेत्र को समझने में सक्षम होने के कारण प्रकाश की अनुपस्थिति के बावजूद भी उसकी दृष्टि प्रभावित नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि अगर वह अपना सिर पीछे घुमाती तो उसे ये यून अभी भी दिखाई देती। दरअसल लिन शिंटोंग को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह ये यून से संपर्क करने के लिए बहुत उत्सुक थी। ये यून के हाथों को पकड़ने से उसे विशेष रूप से सुकून मिलता था। लिन शिंटोंग जन्म से ही इन मेरिडियन से युक्त थी, इसलिए उनका शरीर पानी की तरह ठंडा था। वहीं ये यून का शरीर गर्म था। ये यून की मेरिडियन में मानो गर्म ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो रहा था। यह ऊर्जा उनकी त्वचा से होकर लिन शिंटोंग के शरीर को पोषण देती थी, जिससे उन्हें बेहद आराम मिलता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि ये यून के कारण लिन शिंटोंग की बंद नसों में कुछ छोटे मोटे बदलाव आ गए। इस छोटे से बदलाव ने लिन शिंटोंग को मोहित कर लिया। इस तरह उसे ये यून के साथ हाथ पकड़ने के पलों की याद सताने लगी। जैसे जैसे वे दोनों धीरे धीरे गहराई में उतरते गए, आसपास का वातावरण और भी विचित्र होता गया। हालांकि ये यून देख नहीं सकता था, लेकिन उसे मृत्यु का आभास अवश्य हो रहा था। उसके मन में पहले जो कल्पनाशील और चंचल भावनाएं थीं, वे सब बह गई थीं। ये वीरान मानव घाटी मृत्यु से भरी हुई थी। यहाँ उसे हर पल सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि मौत हर मोड़ पर मंडरा रही थी। अगर कोई सतर्क नहीं रहता तो पल भर में उसकी जान जा सकती थी। हालांकि लिन शिंटोंग उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन वह इस लड़ाई को जीवन और मृत्यु का अनुभव बनाना चाहता था। ऐसे अवसर दुर्लभ थे। ये यून को ऐसा महसूस हुआ कि वे नीचे उतर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भूमिगत गुफा में प्रवेश कर रहे हों। धीरे धीरे ये यून को कुछ रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी चमकीले खनिजों से आ रही थी। ये चमकीले खनिज घाटी की दीवारों पर बिखरे हुए थे। इस तरह ये यून की दृष्टि धीरे धीरे वापस आ गई। वह देख सकता था कि उस उबड़ खाबड़ घाटी के भीतर विशाल आकार के पौधे मौजूद थे। ये पौधे चट्टानों जैसे थे, लेकिन कुछ अपवाद भी थे। कुछ पौधों में चमकीले और भव्य फूल थे। फूलों से खून टपकता था, क्योंकि फूलों के किनारों पर टेढ़ी मेढ़ी दांतनुमा संरचनाएं थीं। यह एक विशाल मुंह जैसा दिखता था। वहां एक मशरूम भी था जो लगभग 2 से 3 फीट लंबा लग रहा था। यह एक विशाल छतरी जैसा था। ये चमक रहा था और एक खास तरह की सुगंध छोड़ रहा था। मशरूम के ऊपरी भाग के नीचे जानवरों की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। ये नरभक्षी पौधे और जानलेवा मशरूम हैं। नरभक्षी पौधे इंसानों को खा जाते हैं, जबकि जानलेवा मशरूम की गंध जहरीली होती है। जैसे ही इसके बीजाणु आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, यह एक नए मशरूम में बदल जाता है। ये हड्डियां जो आप देख रहे हैं, उसी का परिणाम है। जैसा कि लिन शिंटोंग ने बताया, उसके शरीर से बैंगनी रंग की विद्युत धारा निकल रही थी। यह एक झंझनाहट पैदा कर रही थी, और जब भी मशरूम के बीजाणु लिन शिंटोंग या ये यून के पास आते, वे विद्युत धारा से जलकर राख हो जाते। ये यून मन ही मन डरी हुई थी। यह विशाल निर्जन वन्य क्षेत्र की जंगली दुनिया थी। इस क्षेत्र में मृत्यु का कारण जाने बिना भी मृत्यु संभव थी। लिन शिंटोंग ने कहा, विशाल निर्जन वन में कई दुर्गम स्थान है जहां कोई प्राणी नहीं रहता। वहां ऐसे अनपेक्षित खतरे छिपे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वहां कोई प्राणी नहीं है और उस विचित्र वातावरण के कारण वहां अनमोल खजाने उत्पन्न होते हैं। कुछ खजानों का मूल्य मापना कठिन होता है। जब ये खजाने विशाल निर्जन वन के अन्य क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो वे रक्तपात मचा सकते हैं और यहाँ तक कि किसी प्राचीन देश को भी नष्ट कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन शिंटोंग बोल रही थी और ये यून चुपचाप सुन रहा था।
यह उसका उस दुनिया में पहला कदम था। उस दुनिया को समझने के लिए लिन शिनटोंग को यी यून का पहला मार्गदर्शक माना जा सकता है। चलिए क्लाउड वाइल्डनेस का उदाहरण लेते हैं। क्लाउड वाइल्डनेस के कुछ निर्जन भूभाग 1 लाख मील या शायद 10 लाख मील तक फैले हुए हैं। ये गहरे रहस्यमय क्षेत्र हैं जिनके स्थान समय के गुण भिन्न हैं। ये आदिम निर्जन जीवों से भरे हुए हैं और यहाँ तक कि मानव स्वामी भी जल्दबाजी में प्रवेश करने का साहस नहीं करेंगे। लिन शिनटोंग ने जैसे ही यह कहा, वह अचानक रुक गई। वह ठंडेपन से आगे की ओर देख रही थी। यी यून भी रुक गया और उसे एक जानलेवा इरादा महसूस हुआ। सामने कुछ है। यी यून ने अपनी यांची तलवार म्यान से निकाली। उसने अपना हथियार स्वयं नहीं चुना था, लेकिन चून की जिन लॉन्ग वेई ने उसे यांची तलवार दी थी, इसलिए उसने उसी का प्रयोग किया। यी यून को सतर्क देखकर लिन शिनटोंग भी प्रसन्न हुई। वह कुछ कदम पीछे हटकर यी यून के पीछे खड़ी हो गई। उसने स्पष्ट कर दिया कि यह लड़ाई यी यून की है। गर्जन, एक दबी हुई गर्जना सुनाई दी और यी यून के सामने अचानक एक पत्थर की दीवार हिलने लगी, जिससे पत्थर की धूल उड़ने लगी। जब सब कुछ हट गया तो यी यून के सामने एक विशालकाय वानर राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर सीधा खड़ा था और भुजाएं लंबी थीं। सिर शरीर का बड़ा हिस्सा नहीं था। उसकी आंखें क्रॉस के आकार की थीं और उसका मुंह बड़ा और खौफनाक था। ये राक्षस चट्टानी कवच से ढका हुआ था और इसका शरीर चट्टानी रंग में बदल सकता था। इसी वजह से यी यून इसे शुरू से नहीं देख पाई थी, लेकिन अब अपने शिकार को देखते ही उसका शरीर लाल होने लगा और वह झटपट एक विशालकाय खून जैसे लाल रंग के बंदर में बदल गया। ब्लडस्टोन का विशालकाय दानव। यह एक खूंखार जानवर के स्तर का है। ये लालची, क्रूर और ताकतवर है। इसे अपने शिकार को फाड़कर रख देना पसंद है। इसे मार डालो और मैं खूंखार जानवर का अवशेष तैयार कर दूंगी, जिससे तुम धीरे धीरे पर्पल ब्लड क्षेत्र में प्रवेश कर सकोगे। लिन शिनटोंग ने अपनी उंगलियों से थपथपाते हुए कहा। पत्थर के टुकड़े और धूल उसके पास तक नहीं पहुंचे। इस अराजक भूमिगत दुनिया में लिन शिनटोंग के कपड़े कभी गंदे नहीं हुए थे। अध्याय 136। लिन शिनटोंग की अनिश्चितता। ये रक्त पत्थर का विशालकाय दानव बहुत बड़ा और डरावना था। मनुष्य ऐसे क्रूर और निर्जन जानवरों से स्वाभाविक रूप से भयभीत हो जाते थे। यह एक ऐसे नश्वर प्राणी के समान था जो एक बेलगाम बाघ का सामना कर रहा हो। क्या वह भयभीत नहीं होगा? यी यून 12 साल का बच्चा था और यह पहली बार था जब उसका सामना इतने भयानक प्रतिद्वंद्वी से हो रहा था। लिन शिनटोंग यी यून को देख रही थी। वह जानना चाहती थी कि क्या यी यून को जरा भी डर लगेगा। कुछ लोग, विशेषकर वे युवा जिन्होंने मार्शल आर्ट में हाल ही में उपलब्धियां हासिल की हों, जब अपने पहले वास्तविक कठिन अनुभव के लिए निकलते हैं तो उनका सामना भयंकर दिखने वाले जानवरों से हो जाता है। भले ही उनकी ताकत उस जानवर से कहीं अधिक हो, फिर भी आकार में अंतर और जानवर के भयानक रूप के कारण वे भयभीत हो जाते हैं। वे अवचेतन रूप से खुद को कमजोर समझते थे। मनुष्य जब जानवरों का सामना करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। उनकी पहली प्रवृत्ति भागने की होती है। यहाँ तक कि अगर वे जानवरों से लड़ते भी तो भी वे अपनी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। जब उनका सामना अपनी ही उम्र के लोगों से होता था तो वे कमजोरों पर हावी हो जाते थे और उन्हें धमकाते थे। लेकिन जब उनका सामना किसी खूंखार जानवर से होता तो भय से उनके चेहरे पीले पड़ जाते। ऐसे लोग कमजोरी की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पाते। उनमें बलवानों जैसा साहस नहीं होता, इसलिए वे कभी महान नहीं बन पाते। लिन शिनटोंग को यकीन नहीं था कि यी यून ऐसा व्यक्ति है, लेकिन वह देखना चाहती थी कि यी यून कितनी दूर तक जा सकता है। उसे अपनी ताकत पर कितना भरोसा था। लेकिन यी यून के अगले शब्दों ने लिन शिनटोंग के विचारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यी यून ने कहा, सुशीलिन, ये रक्त पत्थर का विशालकाय दानव भयंकर और क्रूर दिखता है। इसका मांस स्वादिष्ट नहीं लगता है ना? क्या? लिन शिनटोंग दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यी यून ऐसा सवाल पूछेगी। बात कुछ ऐसी है, गांव में मांस की कमी है। मैं और मांस लाने की सोच रहा हूँ। एक छोटे से कबीले से होने के कारण मुझे गरीबी में जीने की आदत हो गई है। लेकिन जब से मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया है, तब से मेरा सपना है कि मैं विशाल जंगल में शिकार करने जाऊं, ताकि मुझे खाने की चिंता न करनी पड़े। यह विशालकाय रक्त पत्थर का दानव मेरा पहला शिकार होगा। लेकिन अगर यह स्वादिष्ट नहीं निकला या खाने लायक ही नहीं रहा तो इसे मारकर इसका मांस गांव लाना क्या व्यर्थ नहीं होगा? यी यून की बातें सुनकर लिन शिनटोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने मुश्किल से हंसी। उसे एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। यी यून ने रक्त पत्थर के विशालकाय दानव को अपना शिकार मान लिया था। ऐसा साहस वाकई अद्भुत था। भले ही ये देखने में भद्दा लगे, लेकिन इसका मांस स्वादिष्ट होता है। दुर्भाग्य से इसके मांस की गुणवत्ता कम है, इसलिए इसे खाने से आपको ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसका असली सार इसकी हड्डियों में है। अच्छा है, बस स्वादिष्ट होना चाहिए। यी यून को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर लियान कबीले को मांस खाने की सुविधा से कोई मतलब नहीं था। जब यी यून और लिन शिनटोंग आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी ब्लडस्टोन का विशालकाय दानव क्रोधित हो गया। ऐसा लगा मानो उन दोनों ने मुन्नों ने उसका अपमान किया हो। वह दहाड़ा और उसका विशाल शरीर आगे की ओर झपटा। उसने अपने स्टील के कांटे जैसे पंजे फैलाए और यी यून की ओर खरोंचते हुए बढ़ा। यी यून ने अपनी आंखों के कोने से उस जानवर को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसका शरीर हवा में उड़ते हुए पंख की तरह थोड़ा सा हिल गया। काचा, यी यून के पैरों तले की जमीन रक्त पत्थर के विशालकाय दानव के पंजों से चूर चूर हो गई। लेकिन हमले के जवाब में यी यून हवा में उछल पड़ा। ऐसा लगा मानो पंजों की हवा ने उसे उड़ा दिया हो। यी यून ने सूक्ष्मता की तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। क्लैंग, यांची कृपाण म्यान से बाहर निकली और यी यून के पैर रक्त पत्थर के विशालकाय दानव की विशाल भुजाओं पर पड़े। वह भुजा पर चढ़ते हुए तेजी से आगे बढ़ा। रक्त पत्थर का विशालकाय दानव भयभीत हो गया और उसने अपना बड़ा मुंह खोल दिया। उसकी खून से लाल जीभ भाले की तरह बाहर निकली। ब्लडस्टोन के विशालकाय दानव की जीभ कांटेदार थी और वह स्टील की प्लेटों को भी भेद सकती थी। अगर वह किसी व्यक्ति को छूती तो वह मांस की सीख में बदल जाता। लाल जीभ की आक्रमण गति अत्यंत तीव्र थी। यी यून ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जैसे ही जीभ उसकी छाती को भेदने वाली थी, उसका शरीर एक तरफ मुड़ गया। वह जीभ से चिपकते हुए आगे बढ़ता रहा। जीभ के जोरदार प्रहार से न केवल यांची कृपाण का प्रहार नहीं रुका, बल्कि इससे यी यून को अपनी गति बढ़ाने के लिए शक्ति का उपयोग करने का अवसर भी मिला। पलक झपकते ही वह रक्त पत्थर के विशालकाय दानव के सिर के पास पहुंच गया और अपनी यांची कृपाण के एक झटके से उसने रक्त पत्थर के विशालकाय दानव की क्रॉस आकार की आंखों में वार कर दिया।
गर्जन, रक्त पत्थर के विशालकाय दानव ने धरती को हिला देने वाली चीख मारी। उसने यीयुन को काटने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इस हमले से उसका भाग्य नहीं बदला। एक छलांग लगाते हुए यीयुन ने यांची कृपाण से वार किया। पुआ, यांची की कृपाण ने रक्त पत्थर से बने विशालकाय राक्षस की आंख को भेदते हुए सीधे उसके मस्तिष्क तक प्रवेश कर दिया, जिससे खून के छींटे उड़ गए। यीयुन की अद्भुत शारीरिक शक्ति उस प्रहार में समाहित हो गई थी, जिससे यांची कृपाण बिना किसी प्रतिरोध के रक्त पत्थर के विशालकाय राक्षस के सिर को पूरी तरह से भेदते हुए उसकी खोपड़ी को टुकड़े टुकड़े कर गई। रक्त पत्थर से बने विशालकाय राक्षस ने जोर से चीख मारी और फिर शांत हो गया। उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। अंत में संघर्ष करते करते वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और बेसुध हो गया। 2 सांसों के बराबर समय में ही यीयुन ने एक ब्लडस्टोन जॉइंट बीस्ट को मार गिराया। उसके हमले सटीक और निर्णायक थे। यीयुन ने किसी विशेष चाल का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बस 2 बार चकमा दिया और एक सीधा वार किया। ये दोनों ही बचाव सूक्ष्मता तकनीक का साक्षात उदाहरण थे। उसके वार में ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट, ड्रैगन राइजेस फ्रॉम द सी की मुट्ठी वाली चाल का इस्तेमाल किया गया था। कृपाण को मुट्ठी की तरह इस्तेमाल करते हुए यीयुन ने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट पर अपना नियंत्रण पूर्णता तक पहुंचा दिया था। शुरू से अंत तक यीयुन ने कोई भी अनावश्यक कदम नहीं उठाया। इसे त्रुटिहीन कहा जा सकता है। पहली बार इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए तुम सचमुच ड्रैगन राइजेस फ्रॉम द सी मूव का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बढ़िया। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट के बारे में तुम्हारी समझ बहुत गहरी है और तुम इसका इस्तेमाल कुशलता से कर सकते हो। तुम्हारी यह समझ वाकई कमाल की है। लिन शिनटोंग ने तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं की। यीयुन ने शर्माते हुए कहा, दरअसल इसका सारा श्रेय मिस लिन के नोट्स को जाता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे केवल निर्धारित चालों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट की सभी मुक्केबाजी की चालों को भूलकर उसे आत्मसात करके उसे अपना बनाना चाहिए। यीयुन को तलवारबाजी की कोई तकनीक नहीं आती थी, इसलिए वह केवल अपनी मुट्ठी की तकनीक को ही तलवारबाजी की तकनीक के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। ये सब उसके लिए बहुत स्वाभाविक था। हाँ, ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट वास्तव में तलवार के लिए सबसे उपयुक्त है। कृपाण से वार करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। भविष्य में आपको और भी हथियारों का अभ्यास करना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे कई योद्धा हैं जो हथियारों से बंधे नहीं हैं। वे न केवल चालों को भूल सकते हैं, बल्कि हथियार को भी भूल सकते हैं। वे हथियारों की आत्मा का उपयोग कर उसे नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वे उसका पूर्ण उपयोग कर पाते हैं। वे हथियारों को अपने शरीर का हिस्सा बना सकते हैं। लिन शिनटोंग की मार्शल आर्ट की समझ अधिकांश लोगों से कहीं अधिक थी, इसलिए कुछ ही शब्दों में यीयुन प्रेरित हो गया। क्या हथियारों को भुलाया जा सकता है? क्या उन्हें इसका पूरा इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है? तो मिस लिन, यीयुन ने लिन शिनटोंग के कंधों पर पड़ी फ्रॉस्ट वाटर तलवार की ओर देखा। लिन शिनटोंग मुस्कुराए, मैं तलवार इसलिए चलाती हूँ क्योंकि मेरे वंश में तलवार का हृदय शामिल है। यह अपने आप में एक अलग ही स्तर है। आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। मैं आज आपके लिए एक भयंकर जीव का अवशेष तैयार करूंगी, बस देखते रहिए। इतना कहते ही लिन शिनटोंग की कलाई से एक चमक निकली। 3 फुट लंबी एक कांसे की डिस्क हवा में उड़ने लगी और घूमने लगी। वह तेजी से बड़ी होती गई और उसके चारों ओर कई मंत्र उड़ने लगे। यीयुन बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसने पहले भी वीरान स्वर्ग के उस्तादों के बारे में सुना था और आज वह पहली बार किसी एक को पशु प्राणी की वस्तु को परिष्कृत करते हुए देख रहा था। लिन शिनटोंग न केवल मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली थी, बल्कि वह एक निर्जन स्वर्ग की मास्टर भी थी। यीयुन के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। वह 17 साल की थी और उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं था। यदि झांग टैन लिन शिनटोंग की प्रतिभा का मूल्यांकन करें तो वह उसे किस स्थान पर रखेगी? पृथ्वी का दर्जा, जो कि एक युवा ऋषि है। ताया दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट एक ऋषि थे। उनसे एक कदम ऊपर महान सम्राट थे। ये किस प्रकार की अवधारणा थी? यीयुन को इसका पता नहीं था। जब यीयुन अंधाधुंध और अव्यवस्थित अनुमान लगाने लगा, तभी विशालकाय रक्त पत्थर का दानव डिस्क में समाहित होने लगा। इसके बाद उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। उसने आश्चर्य से देखा कि कांस्य डिस्क के नीचे रक्त पत्थर के विशालकाय दानव के शरीर से प्रकाश के कई बिंदु प्रकट हुए। ये प्रकाश हल्के लाल रंग के थे। यीयुन को लगा कि इनकी आकृति उन प्रकाश बिंदुओं से मिलती जुलती है जिन्हें बैंगनी क्रिस्टल अवशोषित कर सकता है। यीयुन दंग रह गया। उसने लिन शिनटोंग को देखा, जो सील करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कई इशारे कर रही थी। उसने एक के बाद एक मंत्रों को डिस्क में भेजा और इन मंत्रों का उपयोग उन प्रकाश बिंदुओं को नियंत्रित करने के लिए किया गया। ये प्रकाश बिंदु वास्तव में ऊर्जा थे। लिन शिनटोंग की डेसोलेट हेवन तकनीक का स्तर इतना ऊंचा था कि उसके लिए प्रकाश बिंदुओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। वास्तव में यीयुन ने देखा कि लिन शिनटोंग केवल लगभग 60% प्रकाश बिंदुओं को ही नियंत्रित कर पा रही थी। बाकी धीरे धीरे आसपास के वातावरण में विलीन हो रहे थे। यीयुन के मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपने हृदय में स्थित बैंगनी क्रिस्टल से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया और जल्द ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति मुक्त हो गई और उसने पाया कि वह उन प्रकाश बिंदुओं को सामान्य रूप से आसानी से नियंत्रित कर सकता है। अगर वह चाहता तो लिन शिनटोंग द्वारा एकत्रित किए गए उन सभी प्रकाश बिंदुओं को भी अवशोषित कर सकता था। यीयुन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने प्रकाश के बिंदुओं को एकत्रित किया। ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश के बिंदुओं को कोई आदेश मिला हो और वे लिन शिनटोंग की ओर बढ़ रहे हों। अचानक लिन शिनटोंग का सरनी चमकने लगा। अरे, लिन शिनटोंग की आंखों में चमक आ गई। आज भयंकर पशु की कलाकृति को परिष्कृत करना इतना आसान क्यों था? भयंकर पशु की हड्डियों से ऊर्जा को नियंत्रित करना उंगली हिलाने जितना आसान था। जब निर्जन स्वर्ग के उस्ताद पशु हड्डियों को परिष्कृत करते हैं तो ऊर्जा की हानि होती है। लिन शिनटोंग अभी निर्जन स्वर्ग तकनीक में निपुण नहीं थी, इसलिए जब वह भयंकर पशु अवशेषों को परिष्कृत करती थी तो उनकी लगभग 40% ऊर्जा नष्ट हो जाती थी। लेकिन आज लिन शिनटोंग को परिष्करण के दौरान 5% से भी कम ऊर्जा की हानि महसूस हुई। क्या हुआ था? अध्याय 137। यदि मैं उजाड़ स्वर्ग का स्वामी बन जाऊं। लिन शिनटोंग जानती थी कि उसे कोई आध्यात्मिक ज्ञान या अभूतपूर्व सफलता नहीं मिली थी। ये किसी प्रकार का संयोग या सौभाग्य ही रहा होगा। एक निर्जन स्वर्ग के स्वामी के लिए ऐसे भी समय आते थे जब सब कुछ बहुत अच्छा चलता था, जिसके परिणामस्वरूप एक उत्कृष्ट कलाकृति का निर्माण होता था। इसलिए यह कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन आज का दिन कुछ अलग सा लग रहा था।
हालांकि वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन इससे लिन शिनटोंग के हाथ की हरकतों पर कोई असर नहीं पड़ा। उंगलियों की परछाई बनने के साथ ही उसकी मुद्राएं और तेज हो गईं। ये यून ने ध्यान से उन प्रकाश बिंदुओं को देखा। जब तक उसकी इच्छा होती, वह प्रकाश बिंदुओं की गति को नियंत्रित कर सकता था। ये यून के लिए यह एक सुखद अनुभूति थी। वह समझ गया था कि एक निर्जन स्वर्ग के स्वामी के पास क्रूर और निर्जन जानवरों की हड्डियों के भीतर की ऊर्जा को एकत्रित करने की क्षमता होती है। लेकिन वे केवल ऊर्जा एकत्र नहीं कर रहे थे। इस प्रक्रिया में निर्जन स्वर्ग के स्वामी ऊर्जा को संसाधित करते थे और उस पर अपनी छाप छोड़ते थे। इसके अलावा वीरान हड्डियों में अपनी विशेष विशेषताएं होती हैं। वीरान स्वर्ग के स्वामी के चिन्ह और वीरान हड्डियों की विशेषताओं के संयोजन से अविश्वसनीय परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे अस्थि अवशेष को वह गुण प्राप्त हो जाता है जो मूल रूप से वीरान हड्डियों में नहीं था। इन बातों ने ये यून के मन में गहरी जिज्ञासा जगा दी। क्या होगा अगर मैं निर्जन स्वर्ग का स्वामी बन जाऊं? प्रश्नवाचक चिन्ह। यह विचार अचानक ही यून के मन में आया और बढ़ने लगा। एक बीज की तरह यह एक विशाल ऊंचे पेड़ में बदल गया। निर्जन स्वर्ग का स्वामी बनना उसके लिए अनेक लाभ लाएगा। यह विशाल निर्जन जगत में सबसे प्रतिष्ठित पेशा था। वे अपनी निर्जन स्वर्ग तकनीकों का उपयोग करके असीमित धन प्राप्त कर सकते थे, और धन का अर्थ था कृषि संसाधन। इतना ही नहीं, उनके पास ऊर्जा को संसाधित करने की विशेष तकनीकें भी हो सकती थीं। ये देखकर ये यून उत्साह से कांप उठी। ये यून ने पहले जियांग शियाओरू से सुना था कि निर्जन स्वर्ग के स्वामी विभिन्न प्रभावों वाले निर्जन अस्थि अवशेषों का निर्माण करते हैं। कुछ का उपयोग उपचार के लिए, कुछ का उपयोग साधना बढ़ाने के लिए, कुछ का उपयोग किसी बाधा को दूर करने के लिए और कुछ का उपयोग बोधगम्यता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में कुछ विशिष्टताएं थीं। पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन केवल शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, लेकिन यह ऊर्जा के गुणों को बदल नहीं सकता था। अगर हम ऊर्जा को भोजन के समान माने तो पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन सबसे बेहतरीन सामग्रियों का संग्रह करता था। डेसोलेट हेवन मास्टर उसका रसोया था। उनकी पाक कला डेसोलेट हेवन तकनीक थी और सामग्रियों को संसाधित करते समय वे एक लजीज व्यंजन बना सकते थे। बैंगनी क्रिस्टल के साथ उसके पास सर्वोत्तम सामग्रियां होंगी, और यदि उसके पास सामग्रियों में हेरफेर करने की क्षमता है तो क्या उसे सर्वोत्तम व्यंजन बनाने के लिए इसे नहीं सीखना चाहिए? उन कुछ ही सेकंडों में ही यून के मन में अनेक विचार आए। तब तक लिन शिनटोंग ने श्वेत प्रकाश में रक्त पत्थर के विशालकाय दानव की हड्डियों को पिघलाकर अंततः उसे एक हरे सेम के आकार के अस्थि अवशेष में बदल दिया था। ब्लडस्टोन गिगेंटिक बीस्ट के मांस की बात करें तो लिन शिनटोंग ने उसे छुआ तक नहीं। मांस अलग होकर एक तरफ गिर गया था। उसने हाथ के इशारे से मांस को अपने इंटरस्पेशियल रिस्टबैंड में रख लिया। लिन शिनटोंग ने उस अस्थि अवशेष को अचंभित भाव से देखा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं सोचा और उंगली के एक झटके से उसे यून की हथेली में रख दिया। इसे खाओ, तुम्हें लगातार लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, तुम्हारी ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होगी, लिन शिनटोंग ने मन ही मन सोचते हुए कहा। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि हड्डियों की ऊर्जा इतनी आज्ञाकारी क्यों थी, उसके नियंत्रण में क्यों आ गई थी। ठीक है मिस लिन। ये यून ने भयंकर जानवर की पवित्र वस्तु उठाई और उसे मूंगफली की तरह अपने मुंह में डाल लिया। कुछ बार चबाने के बाद उसने उसे निगल लिया। उस भयंकर जीव के अवशेष का स्वाद मादक मिठाई जैसा था। पेट में जाते ही पूरे शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई। ये यून की ऊर्जा जो खर्च हो चुकी थी वह तुरंत वापस आ गई। लिन शिनटोंग द्वारा परिष्कृत की गई यह जीव जंतु अवशेष बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति द्वारा अवशोषित ऊर्जा से भिन्न थी। इस जीव जंतु अवशेष में शक्ति पुनःपूर्ति का कहीं बेहतर प्रभाव था। ये यून ने अनजाने में पूछे जाने का नाटक करते हुए कहा, वैसे मिस लिन, क्या आप वीरान स्वर तकनीक का प्रदर्शन कर रही थी? अगर कोई आम आदमी वीरान स्वर तकनीक सीखना चाहे तो इसके क्या तरीके हैं? ओह, लिन शिनटोंग ने आश्चर्य से ये यून की ओर देखा। अंधेरी वीरान मानव घाटी में भी उसकी आंखें बेहद चमक रही थीं। तुम वीरान स्वर की तकनीक सीखना चाहती हो? मुझे दिलचस्पी है, ये यून ने जवाब दिया। लिन शिनटोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें इसे न सीखने की सलाह देती हूँ। जब तुम इसे सीखना शुरू करोगे तो अभ्यास के लिए तुम्हें बहुत सारी जानवरों की हड्डियों की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। इससे बहुत सारे संसाधन खर्च होंगे और तुम्हें एक अच्छे शिक्षक की जरूरत होगी जो तुम्हारे तरीकों को सुधार सके, ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। इसमें कई जटिल बदलाव भी शामिल हैं। ये बहुत मुश्किल है, इसलिए निर्जन स्वर्ग के स्वामी ज्यादातर धनी संस्थाओं से आते हैं, जैसे कि एक बड़ा पारिवारिक वंश या एक बड़ा संप्रदाय। इसके अलावा आवश्यक संसाधनों की विशाल मात्रा के साथ साथ वीरान स्वर्ग तकनीक के छात्रों में ऊर्जा को नियंत्रित करने की प्रतिभा भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों की आत्मा प्रबल होती है और स्वर्ग पृथ्वी ऊर्जा के साथ उनका स्वाभाविक जुड़ाव होता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसकी संभावना 10 लाख में एक से भी कम होती है। लिन शिनटोंग की इतनी बातें सुनने के बाद ये उनने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। मुझे मिस लिन की बात समझ आ गई है। जी हाँ, लिन शिनटोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। मैं समझ सकती हूँ कि मार्शल आर्ट के प्रति तुम्हारी गहरी समझ है। मैं तुम्हें बेवजह भटकने और अपना समय बर्बाद करने से रोकना चाहती हूँ। वीरान स्वर्ग तकनीक सीखना बेहद समय लेने वाला काम है। लिन शिनटोंग ने ये सब बातें ये यून की किसी भी अवास्तविक उम्मीद को दूर करने के लिए कही थीं। लेकिन उनके शब्द पूरे होने से पहले ही यून ने अपना निष्कर्ष व्यक्त कर दिया, मैं अब भी सीखना चाहता हूँ। तुम? लिन शिनटोंग अवाक रह गई। कई योद्धा वीरान स्वर्ग के स्वामी द्वारा वीरान हड्डियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया देखकर भावुक हो जाते। आखिरकार वीरान स्वर्ग के स्वामी का पद और धन दौलत ऐसी चीजें थीं जिनकी तुलना योद्धाओं से नहीं की जा सकती थी। हालांकि इन लोगों द्वारा ऐसा करने के बाद वे ज्यादातर अपना समय, ऊर्जा और धन बर्बाद कर देते थे। ये व्यर्थ था, मैं सच कह रही हूँ। ये यूं ही मनमर्जी नहीं है। ये यून ने लिन शिनटोंग की ओर देखा। फ्लोरोसेंट खनिजों की रोशनी में उनकी आंखें एक दूसरे से 3 फीट की दूरी पर थीं और वे एक दूसरे को देख रहे थे। लिन शिनटोंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी। वही यून को जानती थी। राज्य के चयन के पहले दौर में आध्यात्मिक परीक्षा में यून ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, इसलिए लिन शिनटोंग जानती थी कि यून आध्यात्मिक गुणों से संपन्न व्यक्ति है। ये लोग जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते थे, लेकिन एक बार फैसला कर लेने के बाद वे अपने लक्ष्य को स्वीकार करते थे और सभी कठिनाइयों को दूर करते थे। हालांकि एक महान आत्मा होने का मतलब यह नहीं था कि उन्हें असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ा। लिन शिनटोंग ने यून को समझ से परे नजरों से देखा। लगता है तुमने अपना मन पक्का कर लिया है।
समय और संसाधनों की बर्बादी का जोखिम उठाकर भी तुम हार नहीं मानोगी। हाँ, ये यून ने सिर हिलाया। ठीक है फिर, लिन शिनटोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर मैं आपको वीरान स्वर तकनीक से परिचित होने का अवसर दूंगी। वीरान स्वर तकनीक सीखने के लिए आपको कम से कम बैंगनी रक्त स्तर का होना चाहिए। मेरे पास मेरे गुरु द्वारा छोड़ा गया एक ग्रंथ है। ये वीरान स्वर के उस्ताद की नोटबुक है। ये कहते हुए लिन शिनटोंग ने अपने अंतरस्थानिक रिस्टबैंड से एक काला स्क्रॉल निकाला। स्क्रॉल पर कोई अलंकरण नहीं था और वह थोड़ा पुराना लग रहा था। मेरे गुरु ने मुझे 18 ग्रंथ दिए थे। मैंने पहले ग्रंथ की सारी सामग्री याद कर ली है। मैं इसे तुम्हें उधार दे रहा हूँ। 2 साल में अगर तुम उस ग्रंथ से कुछ भी समझ सको, बुनियादी हस्त मुद्राएं और ऊर्जा नियंत्रण सीख सको, तो मैं तुम्हें निर्जन स्वर तकनीक सिखाने में मदद करूंगा। अगर नहीं, तो तुम्हें वह ग्रंथ मुझे वापस करना होगा। सूजी भले ही एक बेईमान, कंजूस और लालची बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन उसकी डेसोलेट हेवन तकनीक असाधारण थी। वह निश्चित रूप से उस्ताद स्तर का था। यह स्पष्ट था कि सूजी द्वारा छोड़ी गई डेसोलेट हेवन मास्टर नोटबुक बहुत मूल्यवान थी। ये यून ने मिश्रित भावनाओं के साथ उस पांडुलिपि को देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने गंभीरता से कहा, श्रीमती लिन की दयालुता को मैं दिल से संजो कर रखूंगा। भविष्य में अगर जरा सी भी संभावना हुई कि मैं श्रीमती लिन की अधूरी नसों को जोड़ सकूं, तो मैं हर हाल में ऐसा करूंगा। ये यून ने गंभीरतापूर्वक उस पांडुलिपि को अपने हाथ में ले लिया। लिन शिनटोंग असहाय होकर ये यून को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा क्या सोच रहा है कि वह वीरान स्वर की तकनीक सीख सकता है। दरअसल लिन शिनटोंग ने सूजी का स्क्रॉल इसलिए निकाला था ताकि यून को उसके सामने मौजूद भारी चुनौतियों से अवगत कराया जा सके। स्क्रॉल की कठिनाई का स्तर बेहद उच्च था, खासकर नौसिखियों के लिए। लिन शिनटोंग ने ये यून का हाथ पकड़ा और अपने नाखून से उसके अंगूठे में चुबो दिया। खून की एक बूंद स्क्रॉल पर गिर गई। इन 2 वर्षों में केवल आप ही इस पांडुलिपि को पढ़ सकते हैं। यदि ये किसी और के हाथ में चली गई तो ये पांडुलिपि स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इस दुनिया में यद्यपि निर्जन स्वर्ग के गुरुओं द्वारा कुछ सार्वजनिक व्याख्यान दिए जाते थे, फिर भी कुछ ऐसी मूलभूत विरासतें थीं जिन्हें लोग अपनी निजी संपत्ति के रूप में संजो कर रखते थे। सूजी द्वारा छोड़े गए ग्रंथ में आत्मविनाश की क्षमता थी। इसलिए जब तक अन्य निर्जन स्वर्ग के स्वामी उस ग्रंथ को नहीं देख लेते, ये उनकी क्षमताओं के कारण उसके पास ग्रंथ की मूल शिक्षाओं को लीक करने का कोई तरीका नहीं था। क्योंकि वह इसे समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए वह इसे दूसरों से जोड़ भी नहीं पाएगा। ये यून ने अपनी मानसिक ऊर्जा से उस पांडुलिपि से संपर्क स्थापित किया। पांडुलिपि की सामग्री को देखकर वह दंग रह गया। उसमें मौजूद विभिन्न जटिल प्रतीक, संरचना, मानचित्र और व्याख्याएं उसके लिए बिल्कुल अपरिचित थीं। इतना ही नहीं, उस पत्र में मौजूद सामग्री भी बहुत अधिक थी। ये यून को ऐसा लगा मानो एक पूरी लाइब्रेरी को उस स्क्रॉल में स्थानांतरित कर दिया गया हो। और लिन शिनटोंग के अनुसार ये तो बस पहला स्क्रॉल था। 17 और स्क्रॉल थे और उनकी कठिनाई शायद इससे भी कहीं अधिक हो। वीरान स्वर की तकनीक तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी। तो क्या अब भी आप इसे सीखना चाहते हैं? ये यून के आश्चर्य और सदमे भरे भाव को देखकर लिन शिनटोंग के होठों के कोनों पर उसे हराने की संतुष्टि झलक रही थी। आपको डेसोलेट हेवन तकनीक की कठिनाई के बारे में बताना आपको अपने सामने मौजूद भारी चुनौतियों से अवगत कराने के लिए एक सलाह है। तभी आप ऐसे अवास्तविक निर्णय नहीं लेंगे। ये यून कुछ देर तक स्तब्ध रहा और गंभीरता से उस स्क्रॉल को अपने पास रख लिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सुश्री लिन, 2 साल बाद कृपया मेरी वीरान स्वर तकनीक के परिणामों की जांच करें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन शिनटोंग अवाक रह गई। ये यून के पास कोई संसाधन नहीं थे और वह बेहद गरीब था। उसमें कोई खास प्रतिभा भी नहीं थी। भला वह ऐसी किताब से वीरान स्वर की तकनीक कैसे सीख सकता था जिसमें ऐसे शब्द और चित्र भरे हों जिन्हें वह समझ ही न सके। यदि ये यून ने कई असंभव कार्यों को पूरा न किया होता और लिन शिनटोंग पर इतना अच्छा प्रभाव न छोड़ा होता कि वह उसकी प्रशंसा करने लगी, तो लिन शिनटोंग ने ये यून को एक तरकीन व्यक्ति करार दिया होता। तुम अपना ख्याल खुद रखो। अपनी बात कहने के बाद लिन शिनटोंग चुप हो गई और उसे बस अपनी बात अधूरी छोड़नी पड़ी। वह मुड़ी और घाटी में और अंदर की ओर चलने लगी। अध्याय 138, उजाड़ जानवर। पुआ। ये यून ने एक भयंकर जानवर द्वारा किए गए छुपकर हमले का जवाब दिया और फिर उसका सिर काट डाला। ये भयंकर जानवर बंदर के आकार का था। इसके पंखों की एक जोड़ी थी जिसके कारण ये चमगादड़ जैसा दिखता था। बैंगनी दांतों वाला चमगादड़। इसके दांतों में बैंगनी जहर होता है और इंसानों के शरीर में घुसते ही यह उनकी मांसपेशियों को पिघलाकर तरल बना देता है। फिर बैंगनी दांतों वाला चमगादड़ उन्हें चूस लेता है। अंत में केवल सूखी त्वचा ही बचती है। बैंगनी दांतों वाले चमगादड़ की ताकत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसकी गति बहुत तेज होती है और यह छुपकर हमला करने में माहिर होता है। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने इसका सिर काट दिया। पिछले कुछ घंटों में तुम्हारी तलवार चलाने की तकनीक में सुधार हुआ है। लिन शिनटोंग क्लाउड वाइल्डनेस के खूंखार जानवरों के बारे में बेहद कुशल थी। वह एक ज्ञानकोश की तरह थी। लिन शिनटोंग को रास्ते में मिलने वाले हर खूंखार जानवर और खतरनाक पौधे की जानकारी थी। रास्ते में ये यून भयंकर जानवरों से लड़ता था जबकि लिन शिनटोंग उसे सलाह देती थी, उसकी चालों की प्रशंसा करती थी और उसकी कमियों को इंगित करती थी। इससे ये यून को बहुत फायदा हुआ। समय तेजी से बीत गया और दोनों घाटी में काफी अंदर तक चले गए। उन्होंने सैकड़ों मील की यात्रा की जिसमें उन्हें एक दिन और एक रात बितानी पड़ी। दोनों के बीच दर्जनों लड़ाइयां हुई। ये यून ने उन सभी का निपटारा किया। इस दौरान ये यून घायल हो गया था, लेकिन चोटें मामूली थी इसलिए वह जल्दी ठीक हो गया। अगर उन्हें भूख लगती तो वे वहीं पर अपना खाना पका लेते। मांस भूनते, चावल पकाते और सूप बनाते। हालांकि लिन शिनटोंग को अच्छे खाने का शौक नहीं था, फिर भी ये यून के हाथ का बना खाना देखकर मुंह में पानी आ जाता था। लंबे समय तक घर से दूर रहने से ये यून को कोई चिंता नहीं हुई। लियान कबीले की देखभाल जिन लॉन्गवेई कर रहे थे और जियांग शियाओरू को छूने की हिम्मत किसी की नहीं थी। एक और दिन बीतने के बाद दूसरी रात का काफी समय हो चुका था। लगातार भीषण लड़ाइयों के बाद ये यून ने काफी प्रगति कर ली थी, क्योंकि हर लड़ाई के बाद ये यून एक अस्थि अवशेष खा सकता था जिससे उसकी साधना शक्ति बढ़ जाती थी। इससे न केवल उसकी साधना का स्तर बढ़ा बल्कि उसकी बुनियाद भी मजबूत हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यून का युद्ध अनुभव तेजी से बढ़ा। विशाल जंगल में घूमना और जीवन मरण की लड़ाइयों का अनुभव करना उसके लिए अत्यंत मूल्यवान साबित हुआ।
अचानक यियुन को एक तेज सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। देखते ही देखते सरसराहट की आवाज़ और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हज़ारों किलो रेत लगातार पीसी जा रही हो। आवाज़ उनके कानों पर हमला कर रही थी। ठंड लगने पर यियुन के चेहरे के भाव बदल गए। यह एक ठंडी हवा की तरह था जो बहती हुई हड्डियों तक पहुंच गई। यह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यियुन एकदम सतर्क हो गया और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। हल्की फ्लोरोसेंट रोशनी में उसने जो देखा उससे उसके सिर में झंझनाहट सी होने लगी। पास ही में काले सांपों का एक झुंड रेंगता हुआ आ रहा था। इन सांपों के समूह में सबसे पतला सांप भी पानी की बाल्टी जितना मोटा था। उनमें से कुछ पानी की टंकी जितने मोटे थे और कुछ इतने मोटे थे कि 2 लोग भी उन्हें घेर नहीं सकते थे। सभी दिशाओं से सांपों का एक झुंड आया और उसने यियुन और लिन शिंटोंग को घेर लिया। ये सभी सांप बेहद खूंखार थे। इतने सारे सांपों के हमले से यियुन का टुकड़े टुकड़े हो जाना तय था। लेकिन यियुन के पास लिन जिनटांग थी। लिन शिंटोंग ने असंख्य अजगरों पर एक नज़र डाली और हल्के स्वर में कहा, हमारा सामना एक निर्जन प्राणी से हुआ है। ये सभी सांप एक निर्जन प्राणी द्वारा संचालित हो रहे हैं। वीरान जानवर। यियुन दंग रह गया। वीरान जानवर भयंकर जानवरों से एक स्तर ऊपर थे। भयंकर जानवरों की तुलना में वीरान जानवरों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन वे विशाल जंगल के असली स्वामी थे। यह एक फ्रॉस्ट पाइथन है। अजगरों के इस विशाल झुंड में लिन शिंटोंग ने असली सर्पराजा को पहचान लिया। फ्रॉस्ट पाइथन। यियुन को फ्रॉस्ट पाइथन के बारे में जरूर पता था। उसने लियान चेंग्यू से फ्रॉस्ट पाइथन की वीरान हड्डियां चुराई थीं। फ्रॉस्ट पाइथन की निर्जन हड्डियां विषैली थीं। इसे शुद्ध करने के लिए एक निर्जन स्वर्ग के स्वामी की आवश्यकता थी, अन्यथा परिणाम भयावह होते। यह एक अपरिपक्व फ्रॉस्ट पाइथन है। बहुत बढ़िया यियुन, ये तुम्हारा मौका है। फ्रॉस्ट पाइथन सबसे कमजोर निर्जन जीवों में से एक है। एक अपरिपक्व फ्रॉस्ट पाइथन की ताकत एक सामान्य पर्पल ब्लड योद्धा के बराबर होती है। तुम पर्पल ब्लड स्तर पर युद्ध करने का अनुभव कर सकते हो। इस लड़ाई में तुम्हें बस इतना करना है कि तुम हार न मानो। इससे तुम्हारा कौशल और भी मजबूत होगा। यियुन अभी भी ची गैद्र के उच्चतम स्तर पर था। नश्वर रक्त और बैंगनी रक्त के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन यियुन के कौशल में सूक्ष्मता और अद्वितीय अंतर्दृष्टि शामिल थी। अपने मजबूत शरीर और ड्रैगन पल्स के साथ वह एक कमजोर बैंगनी रक्त योद्धा से भी लड़ सकता था। यियुन की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। वीरान जानवर। आखिरकार वह एक वीरान जानवर से लड़ने जा रहा था, लेकिन इतने सारे सांपों के साथ। जैसे ही यियुन इसके बारे में सोच रही थी, लिन शिंटोंग ने एक चाल चली। उसने अपनी फ्रॉस्ट वाटर तलवार निकाली और आगे की ओर एक साधारण वार किया। ये प्रहार नीले सफेद रंग की तलवार की ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ये तलवार की ऊर्जा इतनी निर्मल थी कि हड्डियों तक ठंड पहुंच गई। यह पानी की लहर की तरह फैल गई और हवा में मौजूद जलवाष्प जम गया तथा जमीन पर बर्फ की एक परत जम गई। उस क्षण लिन शिंटोंग के केंद्र में होने से ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल बर्फीला फूल खिल उठा हो। आसपास के 100 गज का इलाका बर्फ की दुनिया में बदल गया था। आगे की ओर तेजी से बढ़ रहे अजगरों का समूह बर्फ में जम गया और बर्फ की मूर्तियों में बदल गया। ये दृश्य देखकर यियुन स्तब्ध रह गई। वह जानता था कि ये खूंखार जानवर कितने शक्तिशाली थे, लेकिन लिन शिंटोंग के हाथों में उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया और पूरा समूह एक ही झटके में मारा गया। केवल फ्रॉस्ट पाइथन सर्प ही लिन शिंटोंग के बर्फीले तलवार के हमले का सामना कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्रॉस्ट पाइथन सर्प मजबूत था और उसका मूल तत्व ठंडा था, इसलिए उसमें फ्रॉस्ट क्यूई के प्रति उच्च प्रतिरोध क्षमता थी। लेकिन घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने फ्रॉस्ट पाइथन को चौंका दिया। उसने पहले सोचा था कि यियुन और लिन शिंटोंग उसके लिए एक शानदार भोजन होंगे। एक निश्चित शक्ति वाले योद्धा निर्जन प्राणियों के लिए एक अच्छा पूरक थे। उन्हें खाने से उसके विकास में सहायता मिलती, जिससे वह जल्दी परिपक्व हो जाता। इस प्रकार फ्रॉस्ट पाइथन ने अपने सभी अजगरों को उन दोनों पर हमला करने के लिए भेज दिया, इस उम्मीद में कि अजगरों की अपनी सेना से उनकी ऊर्जा को समाप्त कर देगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी अजगर सेना हमला करने से पहले ही नष्ट हो गई। फ्रॉस्ट पाइथन में थोड़ी बुद्धि थी। उसे अचानक उस युवती की ताकत का एहसास हुआ और वह मुड़कर भागने ही वाला था, लेकिन पा मंत्र चमकने लगे। इन मंत्रों ने प्रकाश का एक अवरोध बना लिया, जिसके भीतर फ्रॉस्ट पाइथन, यियुन और लिन शिंटोंग फंस गए। तुम बच नहीं सकते, लिन शिंटोंग ने अपनी बर्फीली जल तलवार म्यान में रखते हुए कहा। अगर तुम उस युवक को हरा देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अगर नहीं हरा पाए तो तुम मर जाओगे। अरे, यह इंसानी भाषा समझ सकता है। लिन शिंटोंग को फ्रॉस्ट पाइथन से बात करते देख यियुन हैरान रह गई। ऐसा नहीं है, लेकिन वीरान जानवर इंसानों की आत्मा की तरंगों को महसूस कर सकते हैं, इसलिए वे इसका अर्थ समझ सकते हैं। लिन शिंटोंग बिल्कुल सही थी। इस फ्रॉस्ट पाइथन ने अपने दुश्मन को पहचान लिया था। उसने यियुन को घूर कर देखा और अपने काले नुकीले दांत दिखाए। फ्रॉस्ट अजगर बड़ा नहीं था। अजगरों के समूह में वास्तव में इसका शरीर सबसे छोटा था। इसका शरीर एक वयस्क की जांघ जितना मोटा था और इसकी लंबाई 3 फीट से अधिक नहीं थी। यियुन ने फ्रॉस्ट पाइथन को टकटकी लगाकर देखा। उसकी हर एक परत और उस पर बनी बनावट यियुन को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ताओ कबीले द्वारा फ्रॉस्ट पाइथन को मार गिराना इस बात का प्रमाण था कि फ्रॉस्ट पाइथन वीरान जानवरों में सबसे कमजोर था। ये लड़ाई उसके लिए बिल्कुल सही थी। लिन शिंटोंग एक तरफ खड़ी होकर उत्सुकता से देख रही थी। वही यियुन और फ्रॉस्ट पाइथन के बीच युद्ध का परिणाम देखना चाहती थी। अध्याय 139 बैंगनी रक्त। फुफकार। फ्रॉस्ट पाइथन ने फुफकारा और सीधे यियुन पर हमला कर दिया। अजगर की गला घोंटने की ताकत बेहद डरावनी होती है। अजगर के चंगुल में फंसने पर पूरा व्यक्ति मरोड़कर नूडल्स जैसा बन सकता है। यियुन ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी दृष्टि के दायरे में वह फ्रॉस्ट पाइथन की हर हरकत को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसे वही वार करना था जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। यियुन के हाथ में मौजूद यांची कृपाण ने फ्रॉस्ट पाइथन के पेट पर निशाना साधते हुए आगे की ओर वार किया। गर्जन। जब यियुन ने हमला किया तो उसके पीछे एक अजगर और बाघ की परछाई दिखाई दी। युआनची का प्रकटीकरण। धत्तेरे की। यांची कृपाण फ्रॉस्ट पाइथन के शिल्कों से टकराई, जिससे एक धातुई ध्वनि उत्पन्न हुई। फ्रॉस्ट पाइथन ने अपना मुंह खोला और यियुन पर बर्फीली धुंध थूक दी। बर्फीली धुंध की गति बहुत तीव्र थी और वह तलवार की तरह यियुन की ओर बढ़ी। यियुन ने घबराते हुए तेजी से पीछे हटना शुरू किया। उसने अपने सामने यांची कृपाण को घुमाते हुए वार किया और अपने सामने कृपाण की किरणें उत्पन्न की।
ये वास्तव में स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों की एक चाल थी। ये यून ने कृपाण को तलवार की तरह इस्तेमाल किया था। उसने लिन शिंटोंग और ताओ यूनक सियाओ की स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों की नकल करते हुए बर्फीली धुंध को चीर डाला। काका यांची कृपाण बर्फ से ढक गई थी और उस पर बर्फ के कई क्रिस्टल गिर रहे थे। ये हिम ऊर्जा यांची तलवार से होकर यीयून की बांह पर जा गिरी। उस क्षण यीयून को ऐसा लगा मानो उसकी बांह जम गई हो। कितना अद्भुत पाला रोधी विष, कितना भयानक बचाव। यीयून ने फ्रॉस्ट पाइथन के शरीर पर उस जगह को देखा जहां उसने वार किया था। वहां एक लाल निशान था, कई शल्क कट गए थे और थोड़ा खून बह रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक मामूली घाव था। शक्तिशाली आंतरिक अंगों वाले फ्रॉस्ट पाइथन के लिए ये कुछ भी नहीं था। फ्रॉस्ट पाइथन के शल्क बेहद कठोर होते हैं, ये तपाए हुए स्टील से भी कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। लिन शिंटोंग ने बगल में खड़े होकर कहा, मैं समझ गया, एक निर्जन प्राणी कहलाने के लिए ये निश्चित रूप से असाधारण होना चाहिए। यीयून के मन में यही विचार आया। फ्रॉस्ट पाइथन ने एक चीख मारी और उसकी विशाल पूंछ यीयून की ओर बढ़ी। काचा, यीयून के उछलते ही जमीन चकनाचूर हो गई। यांची कृपाण के झटके से बर्फ के क्रिस्टल चकनाचूर हो गए। उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए फ्रॉस्ट पाइथन की आंखों की ओर फेंका गया, लेकिन फ्रॉस्ट पाइथन ने अपने मुंह से फ्रॉस्ट क्यूई का एक बड़ा हिस्सा बाहर निकाला जिससे बर्फ के क्रिस्टल जम गए। ऐसा करने के बाद फ्रॉस्ट पाइथन ने अपना मुंह खोला और सारी फ्रॉस्ट क्यूई को वापस अपने पेट में खींच लिया। अरे, यह अपने शरीर से निकली हुई फ्रॉस्ट क्यूई को भी अवशोषित कर सकता है। ये दृश्य देखकर यीयून बहुत हैरान हो गया। इसके बाद यीयून को पता चला कि एक निर्जन जानवर को यह उपाधि क्यों दी गई थी, जो भयंकर जानवरों को भी पीछे छोड़ देता है। इस फ्रॉस्ट पाइथन ने अपना मुंह खोला और बर्फ के क्रिस्टल वापस थूक दिए। बर्फ के क्रिस्टल हवा में जमकर एक लंबी तलवार बन गए। ये कृपाण बिल्कुल यीयून की यांची कृपाण जैसी दिखती थी। ये यीयून की नकल कर रहा था। फ्रॉस्ट कृपाण ने यीयून पर वार किया। यीयून ने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। पिंग। यीयून को लगा कि उसकी बांह थोड़ी सुन्न हो गई है और उसकी बांह में एक तेज कंपन दौड़ गई। एक निर्जन प्राणी की भयंकर प्राणी पर सबसे बड़ी श्रेष्ठता स्वर्ग पृथ्वी ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता थी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक योद्धा युआंची का प्रदर्शन करता है, एक निर्जन प्राणी स्वर्ग पृथ्वी ऊर्जा को नियंत्रित करके अपने शत्रु पर आक्रमण करने के लिए अपनी स्वयं की चालें बना सकता है। फ्रॉस्ट कृपाण जैसी कोई चीज हुआ करती थी। एक निर्जन जानवर से यही उम्मीद थी। यीयून की आंखें चमक उठीं। ये फ्रॉस्ट पाइथन अब तक का उसका सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। यांची कृपाण हाथ में लिए उसने फ्रॉस्ट कृपाण से प्रहार किया। यांची कृपाण को पकड़े हुए यीयून ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट और 9 मिस्टीरियस वॉर्ड्स ऑफ हेवन की चालों के बीच अदला बदली करता रहा। शुरुआत में यीयून की लड़ाई कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन समय के साथ वह फ्रॉस्ट पाइथन के हमलों के अनुकूल हो गया। एक निर्जन प्राणी आखिरकार एक प्राणी ही था। यद्यपि उसमें कुछ बुद्धि थी, पर उसकी तुलना मनुष्य से नहीं की जा सकती थी। यीयून धीरे धीरे फ्रॉस्ट पाइथन के हमलों को समझने लगा। इसमें जबरदस्त ताकत और गति थी, लेकिन इसकी चाल में एक खास आकर्षण की कमी थी। यीयून को जल्द ही अपनी लय मिल गई और वह अधिक शांत हो गया। उसने एक बार फिर अपनी सूक्ष्म चालों का प्रदर्शन किया। कभी वह आगे बढ़ता, कभी पीछे हटता, कभी आकाश में उड़ता, कभी पलटी मारता। फ्रॉस्ट पाइथन से लड़ते हुए यीयून की चालें और भी निपुण हो गईं। बहुत बढ़िया। फिर से यीयून की आंखें चमक उठीं। अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका लड़ाई ही थी। यीयून के लिए इतने बराबरी के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना आसान नहीं था, इसलिए उसने फ्रॉस्ट पाइथन के साथ इस लड़ाई को प्रशिक्षण के रूप में इस्तेमाल किया। बस थोड़ा और गति तेज होनी चाहिए। यीयून की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन धीरे धीरे उसके हमले कम होते गए और उसने फ्रॉस्ट पाइथन के कई हमलों से खुद को बचाया। ये फ्रॉस्ट पाइथन अपने शरीर की विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह यीयून को मारने में कामयाब नहीं हो पाया, जिससे वह और भी उग्र हो गया। उसे पता था कि अगर उसने सामने खड़े इंसान को नहीं हराया तो वह मर जाएगा। फ्रॉस्ट पाइथन गिर गया और उसने भारी मात्रा में पावर ऑफ डेसोलेट्स उगलना शुरू कर दिया, जिससे बर्फीले शंकु बन गए। फ्रॉस्ट यांची कृपाण के साथ मिलकर उन्हें यीयून पर हमला करने के लिए भेजा गया। उसने अपना सब कुछ उसी एक थ्रो पर दांव पर लगा दिया। बस बढ़िया। यीयून को लगा कि उसकी वर्तमान स्थिति चरम पर है। अपनी ओर आती बर्फ की डंडी को देखकर यीयून ने अपने यांची कृपाण को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और उस पर वार किया। गर्जन। एक भयंकर दहाड़ के साथ बैंगनी सुनहरे रंग की अजगर की छाया प्रकट हुई। उसी समय लिन शिंटोंग द्वारा सील किए गए अजगरों के शवों से बर्फीले नीले प्रकाश के बिंदु निकले। ये प्रकाश बिंदु केवल यीयून के बैंगनी क्रिस्टल की सहायता से ही देखे जा सकते थे। भयंकर जानवरों की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से निर्जन जानवरों से कम थी, लेकिन भयंकर जानवरों से निकलने वाले ऊर्जा प्रकाश के बिंदु बहुत अधिक थे। प्रकाश के बिंदु जैसे ही प्रकट हुए, वे यीयून की ओर ऐसे खींचे चले गए मानो वह कोई भंवर हो। असंख्य प्रकाश बिंदु यीयून की त्वचा, नसों, मांस, शिराओं, हड्डियों, अंगों और अस्थि मज्जा में प्रवेश कर गए। यह ऊर्जा यीयून के शरीर में समा गई। यीयून को लगा कि अगर वह इस सारी ऊर्जा को बाहर नहीं निकाल पाया तो उसका शरीर फट जाएगा। इस अफरा तफरी में यीयून को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी पतली परत को छू लिया हो। यही पतली परत थी पर्पल ब्लड की अड़चन। हाँ, यीयून दहाड़ा और उसकी नसों में ऊर्जा प्रवाहित हुई। ये भयानक शक्ति यांची कृपाण में समाहित हो गई और उसने आगे की ओर वार किया। पेंग। एक जोरदार धमाके के साथ फ्रॉस्ट पाइथन से निकले क्रिस्टल यांची कृपाण द्वारा चकनाचूर कर दिए गए। यांची कृपाण की गति कम नहीं हुई। उसने बेरहमी से फ्रॉस्ट पाइथन के सिर पर वार किया। फ्रॉस्ट पाइथन की कठोर खोपड़ी 2 टुकड़ों में बंध गई। यीयून ने और अधिक बल लगाया और उसकी यांची कृपाण सीधे उसके गले में घुस गई। कृपाण फ्रॉस्ट पाइथन के पेट में घुस गई और खून चारों ओर यीयून पर फैल गया। अजगर का खून सर्दियों के बर्फीले पानी की तरह ठंडा था। अजगर के खून की छींटे पड़ते ही यीयून का लड़ने का जज्बा और भी बढ़ गया। अपने हाथों में और अधिक ताकत लगाते हुए यांची की तलवार अजगर के शरीर में पूरी तरह से घुस गई, यहाँ तक कि यीयून के हाथ भी बर्फीले अजगर के मुंह में चले गए। बर्फीले अजगर का शरीर एक मोटे चाबुक की तरह लगातार हिल रहा था। आसपास की सारी चट्टानें चकनाचूर हो गईं, लेकिन भयानक कृपाण ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी और उसके सभी अंगों को कुचल डाला था। फ्रॉस्ट पाइथन मर चुका था। फ्रॉस्ट पाइथन की मृत्यु के बाद उसकी ऊर्जा प्रकाश के बिंदुओं के रूप में प्रकट हुई।
उस चाल का प्रयोग करने के बाद यियुन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर एक अथाह गड्ढा हो। उसे बहुत भूख लगी थी। फ्रॉस्ट पाइथन की ऊर्जा को देखते ही उसने सबसे पहले उसे पूरा निगल लिया। आओ, जैसे ही बैंगनी क्रिस्टल स्पंदित हुआ, फ्रॉस्ट पाइथन के शरीर से असंख्य ऊर्जा सार निकले और यियुन के शरीर में समा गए। यियुन को महसूस हो रहा था कि उसका मन, शरीर, उसकी नसें जल रही हैं। लपटें आसमान में गर्जना कर रही थीं, जिससे उसका शरीर रोशन हो रहा था। यियुन को अचानक अपने शरीर की हर नस और हर रक्तवाहिका दिखाई देने लगी। जैसे ही उसने उस पर नजर डाली, खून का रूप बदल गया। खून जम गया और गाढ़ा हो गया, लेकिन उसमें अभी भी भरपूर जीवन शक्ति थी। खून की हर बूंद मानो जीवित हो उठी थी। यह अत्यंत तेजी से बह रहा था, अपने साथ अधिक ऊर्जा और पोषक तत्व लिए हुए। आग की रोशनी में इस खून में हल्का बैंगनी रंग झलक रहा था। इस समय यियुन के अस्थि मज्जा में रक्त के पोषण से अत्यधिक शुद्धता आ गई थी। ये चांदी की तरह चमक रहा था, मानो उसमें पारा डाला जा रहा हो। बैंगनी रक्त का क्षेत्र, यही है बैंगनी रक्त का क्षेत्र। पूरे शरीर का रक्त रूपांतरित होकर सूर्य की रोशनी में बैंगनी रंग में चमकने लगा और उसकी अस्थि मज्जा चांदी की तरह कठोर और शुद्ध हो गई। यह विशाल वन क्षेत्र के अनेक योद्धाओं का सपना था, बैंगनी रक्त का वह लोक। जिस क्षण यियुन ने बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश किया, उसे बेहद सुकून महसूस हुआ। वह खुशी से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ये चीख किसी अजगर की दहाड़ जैसी थी, जो बादलों को चीरते हुए पत्थरों को चकनाचूर कर देती थी। पा पा पा, इस ध्वनि विस्फोट से बर्फ से बनी अजगर की मूर्तियां चकनाचूर हो गईं। वे अनगिनत बर्फ के क्रिस्टलों में तब्दील हो गईं, जो चारों दिशाओं में बिखरते हुए जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही दूरी पर लिन शिनटोंग स्तब्ध रह गई। बैंगनी रक्त क्षेत्र, क्या उसने बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर लिया? लिन शिनटोंग यियुन को बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता करने के लिए इस प्रशिक्षण यात्रा पर अपने साथ लाई थी। लिन शिनटोंग के लिए यियुन का बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कोई रहस्य नहीं था, लेकिन उसने पहले यह अनुमान लगाया था कि यियुन ने अपनी सारी ऊर्जा फ्रॉस्ट पाइथन को मारने में लगा दी होगी। फिर वह उसे फ्रॉस्ट पाइथन की निर्जन हड्डियां प्राप्त करने और उन्हें एक निर्जन अस्थि अवशेष में परिवर्तित करने में मदद करेगी। यियुन द्वारा उसे खाने के बाद वह बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। लेकिन घटनाक्रम लिन शिनटोंग की उम्मीदों से परे था। वह युद्ध के दौरान सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहा। यियुन का अंतिम प्रहार उसका निर्णायक हमला था और यही उसकी सफलता की शुरुआत भी थी। फ्रॉस्ट पाइथन को देखकर, जिसे यियुन ने 2 टुकड़ों में काट दिया था, यह एक भयानक प्रहार था। शुरू में लिन शिनटोंग को उम्मीद थी कि यियुन फ्रॉस्ट पाइथन की कमजोर जगह, जैसे कि आंखें, को निशाना बनाएगा और धीरे धीरे फ्रॉस्ट पाइथन की ऊर्जा को कम करके वह उसे मार डालेगा। लेकिन यियुन ने उसे एक ही झटके में मार गिराया। युद्ध का परिणाम लिन शिनटोंग के लिए चौंकाने वाला था। पर्पल ब्लड, मार्शल आर्ट के मार्ग पर पहला कदम। सामान्यतः जब कोई साधारण व्यक्ति बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो लिन शिनटोंग को कुछ भी महसूस नहीं होता और अधिकतर लोगों का ये प्रवेश कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। वे आमतौर पर एक निर्जन अस्थि अवशेष का सेवन करते हैं, लंबे समय तक ध्यान करते हैं और फिर स्वाभाविक रूप से प्रवेश कर लेते हैं। यियुन की तरह इतने अभूतपूर्व परिणाम हासिल करते देखना एक दुर्लभ नजारा था। यियुन ने सूती वस्त्र पहने हुए थे और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका शरीर सांप के खून से सना हुआ था, जिससे वह किसी जंगली प्राणी जैसा दिख रहा था। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में जब योद्धा सांपों का वध करते थे, तो वे सांप के खून में स्नान करते थे। यियुन इन लोक कथाओं के अनुरूप ही थी। लड़ाई के दौरान तुम सचमुच पर्पल ब्लड तक पहुंच गई। मैंने तुम्हारे लिए एक वीरान हड्डी का अवशेष तैयार करने की योजना बनाई थी, लेकिन लगता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिन शिनटोंग ने यियुन की ओर देखते हुए धीरे से कहा। अध्याय 140, बहता पारा गाउन। यियुन ने गहरी सांसें लीं और आसपास की बर्फीली ऊर्जा उसके फेफड़ों में समा गई। उसे अपने रक्त का प्रवाह महसूस हो रहा था, जिससे उसे बेहद आराम मिला। मिस लिन ने मेरे लिए कई भयंकर जानवरों के अवशेषों को परिष्कृत किया है। जैसे जैसे ये अवशेष जमा होते गए, मेरे लिए सफलता प्राप्त करना स्वाभाविक था। लिन शिनटोंग ने कहा, तुम टेम्पर्ड बॉडी, ड्रैगन पल्स की अवस्था तक पहुंच चुके हो। इसलिए पर्पल ब्लड तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। युद्ध में अपनी ताकत से सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है। इस समय मैं आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता। आपका भविष्य आप स्वयं तय करेंगे। मैं क्लाउड वाइल्डनेस छोड़कर लिन परिवार के पास लौट रहा हूँ। चूंकि आपने फ्रॉस्ट पाइथन को मार गिराया है, इसलिए मैं फ्रॉस्ट पाइथन की ये निर्जन हड्डियां आपके पास छोड़ रहा हूं, ताकि आप निर्जन स्वर तकनीक सीख सकें। यियुन और लिन शिनटोंग का निर्जन मानव घाटी का अभियान समाप्त हो गया। दोनों रात भर में वापस लियान कबीले में लौट आए और प्रवेश द्वार पर अलग हो गए। लिन शिनटोंग ने अपने अंतरस्थानिक रिस्टबैंड से यियुन के सभी शिकार निकाले। खूंखार जानवरों के मांस का ढेर रस्सी से बंधा हुआ था, जो मांस के पहाड़ जैसा लग रहा था। इसका वजन लगभग 1 लाख पाउंड था। जाने से पहले लिन शिनटोंग ने यियुन के खून से सने लिनेन के कपड़ों पर एक नजर डाली और कहा, मैं तुम्हें कपड़ों का एक सेट दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए लिन शिनटोंग ने अपनी उंगलियों से अंतरस्थानिक रिस्टबैंड को पोंछा और एक पतला वस्त्र निकाला। ये बेहद नर्म था और बहते पारे जैसा लग रहा था। इस कमीज को फ्लोइंग मरकरी गाउन कहते हैं। यह एक अनमोल वस्तु है। इसे पहनने से आपकी ताकत बढ़ सकती है और आपको सूक्ष्मता आंदोलन तकनीक के सफलता के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके शरीर की एक हल्की सी हरकत से वह बहता हुआ पारा रंग का गाउन यियुन के हाथों में आ गिरा। यियुन को छूने पर वह ठंडा लगा। ऐसा महसूस हुआ मानो उसने पानी का एक कुंड पकड़ रखा हो, जो बहुत आरामदायक था। वह जिज्ञासा से भर गया था। इस बहते पारे के गाउन का रहस्य क्या था? यह उसकी शक्ति को कैसे बढ़ा सकता था और उसकी सूक्ष्मता की तकनीक को कैसे बेहतर बना सकता था? यियुन ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई और अपनी सूती कमीज उतार दी, जिससे उसकी सुडौल मांसपेशियां दिखाई देने लगीं। कुछ महीनों के प्रशिक्षण के बाद यियुन का शरीर अब पतला और कमजोर नहीं रहा। कपड़ों में तो वह अभी भी पतला दिखता था, लेकिन कपड़े उतारने के बाद वह अपने शरीर की मांसपेशियों की ताकत से लोगों को प्रभावित करता था। हर सुबह यियुन अपने जोड़ों से चटकने की आवाज सुनकर जागता था। इससे साबित होता था कि उसका शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बहते हुए पारे के रंग का गाउन पहने हुए यियुन को वह चिकना और ठंडा लगा। ये बहुत आरामदायक था। ये वाकई अच्छी सामग्री से बना है।
इस बहने वाले मरकरी गाउन की कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। जैसे ही यून ने इस बारे में सोचा उसका चेहरा सख्त हो गया। ओह, कुछ गड़बड़ है। यून ये देखकर हैरान रह गया कि बहता हुआ पारा गाउन और भी कसता जा रहा था। यह उसकी मांसपेशियों को इस हद तक जकड़ रहा था कि उसे दर्द महसूस होने लगा। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर एक जबरदस्त बल लगा जिसने उसे जमीन पर धकेल दिया। कितना भारी! यून ने मुंह बनाया। ये किस तरह का गाउन है? ये देखने में तो टिड्डे के पंखों की तरह हल्का लगता है, लेकिन इसका वजन कम से कम 60,000 पाउंड से ज्यादा है। और यून को महसूस हो रहा था कि वजन बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, इस चोगे में अत्यधिक लचीलापन प्रतीत होता था। इसने यून की मांसपेशियों को पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिससे यून को हिलने डुलने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ रहा था। इन कपड़ों को पहनकर चलना भी शारीरिक रूप से थका देने वाला था, तो सोचिए बॉक्सिंग करना तो और भी बुरा होगा। ये बहता हुआ पारा गाउन मेरे लिन परिवार द्वारा बनाया गया एक अनमोल रत्न है। शहर में इसके जैसे कई कपड़े हैं, लेकिन कोई भी बहते हुए पारा गाउन के स्तर तक नहीं पहुंचता। इस बहते पारे के गाउन में एक ऐसी संरचना है जो स्वर्ग पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करके उसे अपने शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग करती है। ये वस्त्र आपकी पसंद के अनुसार रूपांतरित हो सकता है। इसका वजन 10 कड़ाही से लेकर 1000 कड़ाही तक हो सकता है। इसकी संचालन प्रक्रिया सरल है। मैं अब आपको समझाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिन शिनटोंग ने यून को फ्लोइंग मरकरी गाउन की संचालन प्रक्रिया समझाई। यून की बाहें तब और भी ज्यादा तंग गईं जब उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसे कपड़े भी होते हैं। अंततः उसे लिन शिनटोंग की बातें समझ आ गईं। उसे पता चल गया कि ये कपड़े पहनने से उसे सूक्ष्मता के उच्च स्तर को सीखने में मदद मिलेगी। ये कहना उचित होगा कि इन कपड़ों को पहनना हर पल एक प्रकार का प्रशिक्षण था। यून ने लिन शिनटोंग के निर्देशों का पालन किया और वास्तव में बहते हुए पारे के गाउन का वजन बदला जा सकता था। लेकिन अपने सबसे हल्के वजन में भी बहते हुए पारे के गाउन का वजन 10,000 पाउंड था। वजन असल में उतना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण तो बहते हुए पारे के गाउन की मजबूत बंधन शक्ति थी। इसकी वजह से यून को अपने शरीर को फैलाने या मुक्केबाजी करने के लिए भी बहुत ताकत लगानी पड़ती थी। मैं तुम्हें ये बहता हुआ मरकरी गाउन दूंगी, लिन शिनटोंग ने सहजता से कहा। यून दंग रह गया। हालांकि लिन शिनटोंग ने इसका सिर्फ वर्णन किया था, फिर भी यून समझ गया था कि यह बहता हुआ पारा गाउन सस्ता नहीं होगा। फिर भी लिन शिनटोंग ने इसे उसे दे दिया। वह कुछ कहने ही वाला था कि लिन शिनटोंग हवा में तैरने लगी। वह बादल के एक टुकड़े की तरह आकाश में उड़ती हुई सी लग रही थी। हवा के एक झोंके के साथ ही वह गायब हो गई। यून कुछ निराश था। वह आज लिन शिनटोंग से अलग हो गया था और कुछ ही दिनों में वह मध्य मैदानों में कदम रखने वाला था। राज्य के मध्य मैदानों का अनुभव करने के लिए यून लंबे समय से उत्सुक था। यून ने अपने बगल में रखे मांस के विशाल पहाड़ को देखा। उसने रस्सियां खींची और लाखों पाउंड मांस को घसीट कर ले गया। बैंगनी रक्त स्तर तक पहुंचने के बाद यून की शक्ति में वृद्धि हुई थी। उसने बहते पारे के वस्त्र का भार घटाकर 10,000 पाउंड कर दिया। बहते पारे के वस्त्र की बंधन शक्ति के कारण उसे शरीर को फैलाने में कठिनाई होती थी, लेकिन रस्सी खींचने की क्रिया को बनाए रखना उसके लिए मुश्किल नहीं था। इसलिए यून के लिए मांस के पहाड़ को खींचना आसान था। मांस के ढेर में बंधे हुए खूंखार जानवरों का मांस मोटा और खाल सख्त थी। घसीटने पर भी उनका मांस क्षत विक्षत नहीं हुआ, लेकिन इन खूंखार जानवरों के भारी वजन के कारण जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। यून द्वारा मांस घसीटने का दृश्य भयावह था। दोपहर होने वाली थी और लियान कबीले के कई लोग खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने दूर से मांस का एक चलता फिरता पहाड़ देखा। यह क्या है? लोग स्तब्ध रह गए। जब मांस उनके पास पहुंचा तो करीब से देखने पर वे इतने हैरान हुए कि उनके होश ही उड़ गए। मांस के ढेर के भीतर खूंखार जानवर बंधे हुए थे। उनमें से बड़े जानवर घर जितने बड़े थे। उनका वजन कई दसियों हजार पाउंड था। इतने सारे खूंखार जानवर मर चुके थे। यून उन्हें ऐसे घसीट रहा था जैसे किसी कुत्ते को घसीट रहा हो। क्या इन लोगों को यून ने मारा था? वह शिकार करने के लिए विशाल जंगल में गया था। जिन लोगों ने इस बारे में सोचा वे दंग रह गए। विशाल जंगल में शिकार करना लियान जनजाति के लोगों के लिए एक सपने जैसा था। यदि वे शिकार करने के लिए विशाल जंगल में जा सके तो जनजाति में मांस की कमी नहीं होगी। लेकिन विशाल जंगल खतरों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि उच्च कोटि के योद्धा भी इतनी गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वे आमतौर पर गांव से 100 मील के दायरे में ही शिकार करते थे, और यह अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक माना जाता था। अगर बैंगनी रक्त वाले योद्धा अपने साथ मवेशी के आकार के 1 या 2 भयंकर जानवर लेकर लौटते हैं तो यह एक शानदार उपलब्धि होगी। लेकिन अब यून 100 से अधिक विभिन्न आकारों के भयंकर जानवरों को घसीट कर लाया था। ऐसा लग रहा था मानो जमीन पर उन्हें बिखेर दिया गया हो ताकि वह उन्हें उठा सके। क्लाउड वाइल्डनेस में खूंखार जानवर क्रूरता और मौत के पर्याय थे। हर खूंखार जानवर भयानक था और उसका शिकार करना बड़ा जोखिम था। लेकिन यून के लिए इतने सारे जानवरों का शिकार करना बहुत ही भयानक था। क्या यून ने पिछले कुछ दिनों में इतने सारे खूंखार जानवरों को मार गिराया? क्या वह विशाल जंगल में इतनी गहराई तक गया था? लियान कबीले के लोग अवाक रह गए, विशेषकर योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य जो भयंकर जानवरों की शक्ति को भलीभांति जानते थे। यून को मानो देवता मानकर उनकी प्रशंसा करने की इच्छा करने लगे। विशाल वन क्षेत्र में बलवानों का सम्मान किया जाता था। अतीत में वे राज्य द्वारा किए गए चयन के आधार पर यून की शक्ति का अनुमान लगा सकते थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यून वास्तव में कितना बलवान था। लेकिन आज आखिरकार उन्होंने इसे देख लिया था। वह एक राक्षस था। युवा स्वामी ही ने अभी तक पर्पल ब्लड क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है ना? यहाँ तक कि किसान भी जानते थे कि योद्धाओं को विशाल जंगल में शिकार करने के लिए बैंगनी रक्त स्तर तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन यून ने नश्वर रक्त स्तर के शिखर पर रहते हुए यह उपलब्धि कैसे हासिल की? मुझे कैसे पता चलेगा? शायद उसने पहले ही सफलता प्राप्त कर ली हो। अगर नहीं भी की है तो क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता? युवा स्वामी चयन में प्रथम स्थान पर आए थे और उन्हें राज्य का नायक बनाया गया था। शायद उनकी उच्चतम ऊर्जा संचय क्षमता किसी उच्च कोटि के योद्धा की युद्ध शक्ति के बराबर हो। योद्धा प्रशिक्षण शिविर से किसी के ऐसा कहने पर लोग विचलित हो गए। यदि यून नश्वर रक्त स्तर पर बैंगनी रक्त स्तर के योद्धा का मुकाबला कर सकता है तो जब वह बैंगनी रक्त स्तर में प्रवेश करेगा तो उसकी शक्तियों का दायरा कितना होगा?
यह उम्मीद की जा सकती है कि यून भविष्य में तेजी से तरक्की करेगा और बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। अगर वे यून के साथ उसके नौकर या नौकरानी बनकर रहें तो वे उसके सहारे रहकर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं और उन्हें खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।